Okay, Assalamu alaikum guys. Welcome again to another live show of the Fan Stands with me, Mohsin, and with us we have a usual face in form of Ahmed Abdul Hamid, who is live from Melbourne, Australia. But today we have another guest with us, and this time we have Mr. Syed Meher Bukhari, who I believe is live from Multan and is Barcelona fan. So Meher, hello, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine. आप कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद आप कैसे हैं? क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक ठाक। सलाम वालेकुम सब हमारे फुटबॉल फैंस को फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स गुड टू बी बैक to discuss football once again. So let's see. Okay. Okay, so talking about football, so league football तो खत्म हो चुकी है, but European football is here, and which is one of the most exciting formats we all like. UEFA Europa League is very interesting because it has some big names in the cup right now, and Champions League definitely it is one of the biggest tournaments on the planet. But मजे की बात है कि two of the biggest teams have been eliminated. So Ahmed, I'll start with you first. So how Okay. मतलब a lot of people expected, even me, मैंने खुद कहा था कि Real Madrid might progress against City, like then Guardiola I think came out on top, and I also expected Juventus to beat Lyon at home, but that wasn't to be. Away goals to हुआ. So Ahmed, how did this happen? क्या हुआ? Well, coming to Real और मैनचेस्टर सिटी के मैच पे हम आते हैं। बेसिकली ये हुआ था कि रामोस के रेड कार्ड की वजह से प्रेशर वरान और एडर मिलिटाओ पे बहुत ज्यादा था। तो आई थिंक वरान पे प्रेशर था, जिसकी वजह से वी हैव सीन दैट इन 10 मिनट्स जब उन्होंने एक बैक पास दिया था, जिसकी वजह से गैब्रियल जेसूस जो बहुत ज्यादा प्रेडिटर नेचर है उनकी, उन्होंने पास देके स्टर्लिंग से गोल करवा दिया था। आई थिंक आफ्टर द 10 मिनट्स आई थिंक रियल मैड्रिड वाज इन वेरी मच हाई प्रेशर। उन्होंने गोल वापस लिया था जब रोड्रिगो ने पास करके बेंजीमा ने गोल मारा था, एंड इट वाज 1-1। बट ये था कि वो पहले हाफ में बहुत ज्यादा इट वाज एक्साइटिंग मैच। इट वाज अटैक आफ्टर City were attacking the Real because they exploited Varane and Militao. के बाद सेकंड हाफ में आई थिंक वी कैन सी दैट दे एक्सप्लॉइटेड अगेन। स्टर्लिंग बहुत अच्छा खेल रहे थे। डी ब्रुयना ने आपको पता है डोमिनेटेड किया थे कूस को और मॉड्रिच को। फिर विरान की हमने फिर से सेकंड हाफ में गलती देखी थी, जिसकी वजह से वेवूस ने कैपिटलाइज कर लिया था। और यही था कि आई थिंक हेजार्ड हमें नजर नहीं आया एक अच्छे फॉर्म में इस मैच में। हालांकि ही ट्राइड हिज रन्स बट ही कुडंट डू एनीथिंग फॉर इट। और यही था कि आई थिंक सिटी वर डोमिनेटिंग। काफी लोग ये कह रहे हैं कि विरान की गलतियों की वजह से रियाल हारी, मगर आई थिंक सिटी ने बहुत अच्छी प्रेसिंग की थी और देवर इन द फ्रंट, क्योंकि स्टर्लिंग भी बहुत अच्छा खेला था उन्होंने और हेजूस ने भी बहुत अच्छा खेला। As for coming to the yeah. Oh, sorry, Ahmed. I'll continue with you. Meher, आप I believe Barcelona fan है. You're all in touch with La Liga. Before we come to Barcelona, थोड़ा Real Madrid पे आप क्या समझते हैं? मतलब आप La Liga follow करते हैं? What went wrong for Real Madrid? देखें, आपका सवाल जो है मेरे ख्याल में काफी एक तफसीलन जवाब जो है डिजर्व करता है, क्योंकि ऐसे सवालात के नॉर्मल जवाब तो ये हो सकते हैं कि ठीक है जी बस मैच हुआ, वो टैक्टिकली डोमिनेंट थे और वहां पे विरान की मिस्टेक थी और बस दैट्स इट। नहीं, आपको जब किसी भी मैच को एनालाइज करना होता है तो उसके पीछे काफी सारी बैक स्टोरी होती है। सिर्फ एक चीज, अब एक दौर हुआ करता था कि जब कभी एक चीज आपकी गेम को एनालाइज करती थी, आपकी गेम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती थी। वो आपके क्लब का नेचर भी हो सकता है, आपके क्लब का जो है टैलेंट भी हो सकता है आपका कोच दूसरी टीम से बेहतर हो, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब फुटबॉल बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं कि टेक्निकली आई थिंक हो नहीं सकता कि पूरी दुनिया में इस वक्त किसी के पास पेप गार्डियोला जितना नॉलेज हो, लेकिन उसके बावजूद इट्स नॉट द सेम। आपके सामने है कि वो बहुत सारी प्रीमियर लीग की टीम्स देर एक्सप्लॉइटिंग है। तो उसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हमें अब गौर करना होंगी कि कहाँ कहाँ कौन से फैक्टर गलत गए। अब ये मैच टू मैच डिफर करते हैं। मैं बहुत छोटा था, काफी अर्से से फुटबॉल देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह से फुटबॉल को चेंज होते नहीं देखा जितने पिछले 5 साल में मैं देख रहा हूँ। एक मतलब एक कॉन्सेप्ट था कि ये स्कोर के इतने स्कोर अगर आप कर लें, इतने गोल कर लें तो यूल गो थ्रू। अब कोई विनिंग स्कोर नहीं है, अब आपको हर वक्त पिच पे परफॉर्म करना है। दूसरी चीज, हाँ टैक्टिक्स जरूरी हैं। इस गेम को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जिस चीज ने किया वो टैक्टिक्स थे, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। विरान
नॉर्मली ऐसी मिस्टेक्स नहीं करता, लेकिन उसने ऐसी मिस्टेक्स क्यों की हैं? ही वाज फोर्स्ड इनटू मिस्टेक्स बेसिकली। उनकी लाइन बहुत ज्यादा हाई थी, और आप खुद देखें कि मैनचेस्टर सिटी वो जब भी कभी किसी टीम के खिलाफ अटैक पे जाते हैं तो अब दे वो कभी डिफेंसिव नहीं खेलेंगे। वो कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे कि नहीं हम 2-3 प्लेयर्स क्योंकि चैंपियन लीग की बड़ी गेम है, रियल मैड्रिड खेल रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हो सकता है थोड़ा सा हमें एहतियात से खेलना चाहिए, नहीं। लेकिन जब पेप खास तौर पे और जब सिटी इस तरह से खेल रहे हो तो फिर वो किसी चीज की जो है एहतियात नहीं करते, फिर वो ऑल गन्स ब्लेजिंग जाते हैं। तो उन्होंने वही फार्मूला अपनाया। वेरान को बेसिकली मसला ये था कि आप खुद देखिए, जरा आप कभी, शायद मैंने अब आज की वीडियो आने से पहले थोड़ा सा मैंने होमवर्क नहीं किया, वरना मैं नॉर्मली हाइलाइट्स देखता हूँ और मैं कोशिश करके पॉज करके देखता हूँ कि गोल होने की पहले वाली सिचुएशन से प्लेयर्स की पोजीशनिंग क्या है। आप उस वक्त पे जब यहाँ पे उससे मिस्टेक हुई है, आप जरा वहां पे गौर कीजिए कि दूसरे प्लेयर्स मैड्रिड के किस तरफ है। उस वक्त उसके करीब करीब जो है कोई भी इस तरह का प्लेयर नहीं था। बाकी जो प्लेयर्स थे वो काफी ज्यादा अप फ्रंट थे, क्योंकि जाहिर है मैड्रिड को गोल चाहिए थे और वो स्टार्ट से ही चाह रहे थे कि वो एक खास किस्म के जो है एक इंटेंसिटी से जाएं और एक प्रॉपर प्रेसिंग के जरिए जाएं। लेकिन सिटी मेरे ख्याल से टैक्टिकली डोमिनेंट थे, खासतौर पर इनकी पोजिशनिंग बहुत आला थी। इस वजह से मैड्रिड जो नॉर्मली, यानी कि एक होता है ना कि अगर आपके सामने अपोनेंट, ला लीगा के अपोनेंट्स क्या है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और नॉर्मली वहां पे टीम्स जो है वो पीछे वेट करती हैं आपका, और आपको उनके दो लाइंस की डिफेंस को ब्रेक करना होता है, जो आसान नहीं होता। लेकिन मैड्रिड और बारसा पिछले कई सालों से ये बहुत तसलसल से करते आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि एटलेटिको मैड्रिड की बहुत ज्यादा अच्छी टीम होने के बावजूद वो कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे सीन डिफरेंट था। यहाँ पे गेम की इंटेंसिटी जो थी वो ऐसी नहीं थी कि आपका अपोनेंट आपके लिए वेट करेगा। दोनों टीमें अटैक के लिए देख रही थी, तो कुछ होना पॉसिबल था, कुछ भी हो सकता। अगर आप मैड्रिड की तरफ देखते हैं तो उनके पास सबसे बड़ी जो कमी है मेरे ख्याल में, वो प्रॉपर पेसी विंगर की थी, और शायद उस दिन उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी वो विनीसियस जूनियर को इंक्लूड ना करना। विनीसियस जूनियर बेसिकली, देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्लेयर्स आपके सामने ऐसे होते हैं जो बॉल लूज करते हैं, पोजीशन लूज करते हैं, उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन मैच विन करने के लिए आपको फार्मूलाज चाहिए होते हैं। खासतौर पे जब चैंपियन लीग जैसा फिक्सचर आपके सामने, वहां पे फिर सिंपल ये नहीं होता कि मतलब मैं ये टैक्टिक्स लगा दूंगा और गेम हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगला अपोनेंट आपसे ज्यादा तैयार होकर आता है, और हमेशा से आपको यहाँ पे एक मेंटालिटी ध्यान में रखना होती है कि मुझे किसी को आउट प्ले करना है। मैंने अपनी गेम सिर्फ नहीं खेलनी, बल्कि दूसरे से बेहतर खेलना है। तो उसके लिए आपको छोटा सा फार्मूला है। क्रिस्टियानो के होते हुए एक उनको फायदा ये था कि क्रिस्टियानो, दुनिया का कोई डिफेंस जब आपके सामने पूरे से पूरे टैक्टिक्स लगा के पूरे मतलब पीछे बस पार्क कर दे, तो भी सेट पीसेस ऐसी चीजें जो आपको कभी भी दूसरे का डिफेंस जो ओपन कर सकती है। इसी तरह से अगर आपके पास क्रूज जैसे मिडफील्डर है, या फिर आपके आपके पास इनिएस्टा जैसा कोई मिडफील्डर है जो कंट्रोल भी कर सकते हैं गेम को, या फिर कोई भी एक ऐसा मैजिकल मूवमेंट बना के दे सकते हैं कि जहां आपके 2 या 3 उनकी डिफेंडर्स वो ड्रिबल करके आपको एक प्रॉपर प्लेट में चांस बना के देंगे, तो इस तरह का सीन हो सकता है। लेकिन अब वो सीन नहीं था। इनके पास प्रॉपर विंगर कोई नहीं था, और गोइंग फॉर हैजर्ड के जो ऑलरेडी कुछ भी पॉजिटिव शो नहीं कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो इंग्लैंड में पहले खेलता रहा है, गोइंग फॉर द एक्सपीरियंस इन सच अ हाई इंटेंस गेम, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो इसीलिए सबसे बड़ी मिस्टेक विनीसियस जूनियर को आई थिंक वहां पे इंक्लूड ना करना था। विनीसियस जूनियर का इंक्लूजन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था। उसकी रीजन ये है कि अगरचे वो शायद बॉल कभी यूज करता भी हो या उसकी फिनिशिंग ऑन पार ना हो, तो भी वो अपनी पेस की वजह से एक तो वो बॉल को एज अ मैग्नेट यूज करता है। जिस तरफ विनीसियस जूनियर होगा 2 या 3 उस तरफ प्लेयर रहेंगे उसको रोकने के लिए, बिकॉज अगर उनको पता है उस विंग से वो निकलता है तो वो चांस बनाएगा। तो इसीलिए विनीसियस जूनियर का होना सिर्फ ये नहीं कि गोल थ्रेट था, हो सकता है उसका फिनिशिंग उतनी अच्छी ना हो, लेकिन उसके होने से आपके बाकी प्लेयर्स को स्पेस मिलेगी। जब आप एक तरफ एक पेसी प्लेयर होगा उसको रोकने के लिए प्लेयर एक तरफ खींचे चले जाएंगे, तो सेंटर में वो स्पेस ही छोड़ेंगे, लेकिन वो काम नहीं था। इसलिए मैड्रिड बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल थे। उनको पता था कि वो कहां से किस तरह से अटैक करने वाले हैं, और आप बेंजेमा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको हर बड़ी गेम इस तरह से जिता के देगा। इज नो मेसी, इज नो क्रिस्टियानो। और फिर मैंने पहले भी अर्ज की कि क्रिस्टियानो के होते हुए एक बहुत बड़ा फैक्टर था उनकी गेम के अंदर कि कोई टीम मतलब जितना मर्जी आगे दिखा रही है आपको एक रेजिस्टेंस, क्रिस्टियानो के होते हुए कोई भी क्रॉस कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी क्रॉस गोल में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि फुटबॉल की तारीख में मेरे ख्याल से क्रिस्टियानो से बेहतर हेडिंग किसी भी प्लेयर की नहीं है। फिर उसके बाद क्रिस्टियानो के होते एक और फायदा था जो मेंटालिटी वाइज मुझे फील होता है कि मैड्रिड एक डिफरेंट मैड्रिड साइड नजर आती थी आपको जब वो चैंपियन लीग खेल रहे होते थे। लेकिन इस साल मेरे ख्याल में यहां तक आना बहुत बड़ी बात है इनकी, और स्पेशली सिटी के अगेंस्ट, जो कि मेरे नजदीक इस साल चैंपियन लीग नहीं जीते। उसकी रीजन उनकी फिनिशिंग है। उनकी फिनिशिंग इंतहाई खराब थी, वरना वो इजिली 4-5 गोल कर सकते थे। तो आई थिंक ये मैड्रिड की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपनी इज्जत भी, ये नहीं कि जो है अपनी वो बरकरार रखी है मेरे ख्याल से, और बाहर आए हैं और बड़े मतलब इज्जत से बाहर आए हैं, और फिर ये नहीं किसी छोटे अपोनेंट के खिलाफ आए। सिटी के खिलाफ बाहर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज सिटी क्लियर, मतलब आप जानते हैं उनके पास कोच बेटर है,
उनकी जो प्लेइंग स्क्वाड है वो एक बेहतर शेप में थी, तो आई थिंक कोई सरप्राइज नहीं है। Okay. बाकी टैक्टिकली था, मेरे ख्याल से टैक्टिकली डोमिनेंट था पेप की जो टीम थी, उसकी जो पोजीशनिंग और सही। पासिंग। फिर केविन डी ब्रुयने, आपको पता है जब हम्म, आपके बीच में ऐसा प्लेयर है जो इंतहाई फ्लूइड है, लाइक वो इस तरह से खेलता है कि जैसे उसकी बॉल रिसीव करने के बाद उसको सोचने का टाइम नहीं चाहिए, उसके हम्म, हेड में 2-3 डिसीजन उसने ऑलरेडी बना रखे होते हैं। इंतहाई ज्यादा डायरेक्ट प्लेयर है। हम्म, और हम्म, फॉरवर्ड प्रोसेस में तो आप जानते हैं कि वो, अगर उसे मतलब वो यूं देख लें कि उसे वो सुई में से धागा निकालने वाली बात है, वहां से छोटा सा स्पेस हम्म, नजर आता है, उसने पास पहुंचा देना। तो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स का सीन भी था, हम्म, टैक्टिकली भी था। और फिर मैड्रिड, अब वो मैड्रिड नहीं है। हम्म, हम्म, जी 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 जी। सही सही। अच्छा अहमद, अहमद डू यू एग्री, मतलब यही था कि चलें टैक्टिक्स भी होते हैं, डे भी होता है। फरहान अहमद, वी डिस्कस, आई मीन 2018 का वर्ल्ड कप देख लें, आउटस्टैंडिंग, वो चैंपियंस लीग में भी अच्छा खेला था उस वक्त, फाइनल में जब लिवरपूल के अगेंस्ट भी था, तो वो सीजन भी अच्छा खेला था। बट डू यू थिंक कि ये था कि सिटी हैज अ प्लेयर लाइक डी ब्रुयने हु कैन चेंज द गेम, एंड मैड्रिड मिसेस समवन लाइक रोनाल्डो जो उनका एक गेम चेंजर था? देखिए बेसिकली जो मेहर ने बात की वो बिल्कुल सही की, जो उन्होंने अभी पॉइंट्स रेज किए हैं कि वाकई देवर, आपको हैजार्ड को आपने इसलिए खिलाया क्योंकि वो उनको इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस था, मगर वही बात है कि वो काफी 1-2 महीने से बहुत खतरनाक इंजरी से वापस आए हैं, तो एक इन फॉर्म में नहीं थे। और वाकई हम्म, विनीशियस को आपको खिलाना चाहिए था क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा अच्छे पेसी विंगर्स हैं, और वाकई वो हम्म, आपको स्पेसेस क्रिएट करके देते। जो शुभ बेंजेमा जो इन फॉर्म थे वो आपको बॉले बना के फिर आपको वो गोल मारने की उनके अंदर सलाहियत है वैसे। और जो आपको हम्म, वो डी ब्रुयना, पता है प्रीमियर लीग में भी वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने आपको पता है प्लेयर ऑफ द ईयर का भी उनको है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मिडफील्ड डोमिनेट किया। तो वही बात है, क्रूज और मॉड्रिच को मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि वो दोनों उस पर ही लगे हुए थे। तो वही बात है हम्म, कि जो महन ने पॉइंट्स उठाए हैं दे आर वेरी राइट। और ये मसला है हम्म, कि विरान इज अ गुड डिफेंडर, मगर वही बात है कि आपके दिन होते हैं क्योंकि वही बात है, जैसे अब लिवरपूल के अगेंस्ट कैरियर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे जिस दिन हम्म, लिवरपूल फाइनल में आए थे। मसला ये है कि उस दिन कैरियर्स ने बहुत ज्यादा 2 गोल जो बेल से खा लिए थे, जिसकी वजह से वो सारा लिवरपूल हार गया था। क्योंकि वो वही बात है कि कभी कभी आपके दिन अच्छे नहीं होते, और आ वही बात जाते है हैं। विरान विरान हम्म। सही। तो अब आप मुझे बताएं, सिटी के नेक्स्ट ओपोनेंट कौन है और क्या एक्सपेक्टेशन है? रियाल इज आउट, एक तो छोटा सा व्हाट इज पॉइंट मेरे नेक्स्ट? जहन में मौसम भाई, जी जी, बोलें बोलें। अभी बात कर रहे थे विनीशियस की, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था उनके हवाले से। और जी। वो एक 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 यूं समझ लें कि मेरी अपनी थॉट है, क्योंकि यार मेरा असल में थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है हम्म, कि जब मैं चाइना था तो वहाँ पे एक छोटा सा क्लब है, मैंने उसको 2 साल तक मैनेज किया। तो उसमें ये था कि जो आप पेपर पे कैलकुलेशंस करते हो और फिर जब आप ग्राउंड पे होते हो पिच के ऊपर, तो उस वक्त गेम डिफरेंट होती है कि फिर आपको बिल्कुल। पिच पे ऊपर आपकी जो थॉट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना प्लेयर्स के मुताबिक और फिर सिचुएशन के मुताबिक इतना आसान नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो टैक्टिक्स जरूरी नहीं है के खिलाफ वर्क कर रहे हैं, वो दूसरी टीम के खिलाफ भी वर्क कर रहे हैं। खैर कुछ चीजें ऐसे जो यूनिवर्सल हैं, जिस मैंने कुछ देर पहले अर्ज की कि सेट पीसेस ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी जगह से मैच जितवा सकती हैं। लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अब मॉडर्न फुटबॉल में देखने को मिल रही हैं, जिसे प्लान सी आप बोल सकते हैं, प्लान बी भी नहीं। वो ये है हम्म, कि आप एक स्टूपिड तरीके से गेम खेलें, पूरी गेम आपकी नजर आ रही हो कि आप डोमिनेंट नहीं हो, आपकी पासिंग अच्छी नहीं है, या शायद हम्म, कहीं आप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ रहे हो, लेकिन फिर भी एंड में आप जीत जाते हो बहुत क्रैपी किस्म की गेम खेल के। उसमें क्या होता है, पेनल्टी ले लेते हो आप, तो मतलब एक तरीकाकार होता है जो आप अपनी टीम के अंदर एक बता देते हो कि भाई इस तरीके से चलना है, आपका अपोनेंट आपसे बेहतर है। देखो जिडाने जब अपना होमवर्क कर रहा था, उसने देखा कि यार मेरे पास एक टीम है, और मैं उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से टैक्टिकली नहीं लेकिन मोस्ट इफेक्टिव मैनेजर है उस बंदे ने। एक एक अच्छे मैड्रिड स्क्वाड से 3 चैंपियन लीग उठाई है एक तरह एक साथ। और उसमें यूं नहीं कि सिर्फ रोनाल्डो एक अकेला फैक्टर था, नहीं, रोनाल्डो एक अच्छा फैक्टर उसमें जरूर था, लेकिन उसने बहुत अच्छा होमवर्क किया। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ी सी जो उसने मार खाई है वो उसके होमवर्क की वजह से थी। वो ये थी कि जब आपके सामने एक टीम खेल रही होती है इस तरह से, और आपको पता है कि वो टैक्टिकली आपसे बेहतर है, तो आप पहले पहले सोचते हैं कि मेरे पास क्या टैक्टिक्स हैं जिनके जरिए मैं उनको बीट कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास कोई इस तरह के टैक्टिक्स नहीं आते, आपको लग रहा है कि अपोनेंट आपसे बेहतर सोच रखता है या उसका प्लान आपसे बेहतर है, तो आपको प्लान सी के हम्म, बारे में सोचना होगा। जिसमें विनीशियस का बहुत बड़ा रोल ये भी था कि जब वो पेनल्टी बॉक्स के अंदर जाता है इंतहाई पेस के साथ, तो यार एक छोटा सा टिप हो सकता है, 2 बार गिरो, पेनल्टी ना मिले, कोई कॉल ना मिले, लेकिन एक आध कॉल आपको पेनल्टी की मिल ही जाती है। और आप देख सकते हैं कि मैड्रिड ने इस साल जो ला लीगा को जो जीता है लास्ट में, बहुत सारे क्रूशियल मैचेस पेनल्टीज पे डिसाइड। तो हम्म, पेनल्टी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकती थी। ये तो बारसा की मेरे ख्याल में गुड लक थी, और शायद बेसिकली
कैंप नो में बारसा थोड़ी सी वो डोमिनेंट भी होती है, तो उस वजह से बच गए, वरना कैंप नो में बहुत बड़ा एक चांस था कि जिस तरह उन्होंने पेनल्टी कंसीड किया, आपको नजर आया कि बारसा अंडर प्रेशर थी कुछ देर के लिए। तो मेरे ख्याल से उनको ये भी सोच की, सिर्फ ये नहीं कि वो पेस होगी तो वो चांस बनाएगा, तो वो स्पेसेस बनाएगा तो फिर यूं हो जाएगा, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जिस तरह पेनल्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी विनिशियस के होते हुए मैड्रिड स्क्वाड के अंदर आपको बेहतर नजर आते हैं कि हो सकता है कि आपको एक या दो कॉल्स पेनल्टी की मिल जाती और आप अवे खेल रहे हो, आपके सही। दो गोल, यानी कि आप देखें मैड्रिड अगर अगर आपसे वो दो गोल आ गए और आपने सिर्फ दो गोल कर दिए, आप अब स्कोर शीट पे इक्वल हो, आप उधर इक्वेशन में इक्वल हो, लेकिन उसके बावजूद आप जो है आगे जा रहे हो, आप प्रोसीड कर रहे हो, क्योंकि उसमें अवे गोल का बहुत बड़ा चांस है। तो मेरे ख्याल में आपको जब इस तरह की गेम होती है, फिर आपको प्लान सी से जाना पड़ता है, लेकिन जिडान मेरे ख्याल से उसी अप्रोच से गया जिस तरह से नॉर्मली गेम्स में जाया करता था। और फिर बिल्कुल। यार मुझे ऑनेस्टली बताऊं, इस तरह की गेम्स में अब एक थोड़ी सी अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉर्मली लोग अब इंटरेस्टेड नहीं है उस प्लेयर में, बेल बेल का गेम में ना होना, इंक्लूड ना होना उसमें स्क्वाड में, क्योंकि बेल काफी अच्छे से नहीं खेलता। तो आई बिलीव इतना अच्छे से जो कोई एथलीट बाहर बैठता है तो वो उसके पास काफी रेस्ट था, तो मेरे ख्याल से एक बेल के पास भी अच्छा चांस था। फिर यह कि बेल पेसी है, बेल बहुत ज्यादा, उसके पास भी काफी सारी पेस है, अगर उस विंग के ऊपर वो खेले बाद में चाहे आ जाए कोई बात नहीं, चाहे सब्स्टिट्यूशन पे आ जाए, लेकिन सच अ शेम कि वो बंदा स्क्वाड से बाहर बैठा है और खुद अपनी मर्जी से, और अब वो जो है क्लियरली कह रहा है कि मैंने बैठ के आपसे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेने, मैं चाहे वहां पे गोल्फ खेल के अपना टाइम पास करूं चाहे मर्जी करूं। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे यार ऐसे फैक्टर थे छोटे छोटे जिसे जिडान को राइट। कंसीडर करने चाहिए, लेकिन विद द राइट। नॉर्मल प्लान अगेंस्ट सच एन ऑपोजिशन आई डोंट थिंक दे हैव अ चांस। चलो चलो सही। सो मूविंग ऑन टू सिटीज अपोनेंट, थैंक यू फॉर द इन डेप्थ एनालिसिस। अहमद, हम आते हैं लियोन पे, हु सिटी इनको फेस करेंगे। तो अहमद, आप क्या बोलेंगे? मतलब यूवेंटस, हमने वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द वीडियो, मतलब यू सेड इट अ मंथ अगो, दे लूज द चैंपियंस लीग, दे गेट नॉक्ड आउट, सारी इज आउट, और वही हुआ। तो what went wrong for Juventus in this game? I mean, अपने होम पे खेल रहे हैं, you would expect कि आप यू कैन टर्न इट अराउंड। डियोन को भी एक कंट्रोवर्शियल कहते हैं पेनल्टी मिली है, और आई थिंक डिपाई ने कन्वर्ट की, जिसकी वजह से भी कुछ यूवेंटस फैंस नाराज हैं। बट रोनाल्डो, अगेन जो मेहर ने बात की, लाइक वन मैन आर्मी हमें नजर आ रहा था, उसका इंटेंट था, ट्राइंग, लेकिन आई मीन इस एज में भी उसने इतना किया है, बट ही कांट डू इट ऑन हिज ओन एवरी टाइम। तो अहमद, कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट हैपेंड इन दिस गेम लियोन यूवेंटस? बेसिकली जो सारी ने वही टैक्टिक्स यूज की हैं जो वो यूज करते आ रहे हैं। आई थिंक मसला ये है कि सारी का ही कांट इम्प्लीमेंट हिज टैक्टिक्स इन यूवेंटस, क्योंकि उनके पास वो प्लेयर नहीं है जो वो उनकी सारी बॉल खेल सके। तो एक बिल्कुल हाइब्रिड किस्म की उन्होंने गेम खेली थी, जिसमें यह बात है कि एक तो सबसे पहले मसला ये था कि डिबाला नहीं था। डिबाला उनके मेन बहुत अच्छे स्ट्राइकर थे जो बहुत थ्रेट थे। हिगवाइन चल नहीं रहे थे, काफी मैचेस हिगवाइन नहीं चल रहे थे। बर्नाडेशी थे, बर्नाडेशी ने ट्राइज की थी मगर ही वाजंट सक्सेसफुल। और यही थे कि वही बात है कि दोनों जो पेनल्टीज मिली यूवेंटस को भी और उनको भी, लियोन को भी मिली थी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। क्योंकि जब आपको तो हसन ओरियर जब बॉक्स में गिरे थे तो जो बेंटेक्टोर का टैकल था वो क्लीन था, मगर वो जब पैर लग के नीचे गिरे थे तो वो एक पेनल्टी नहीं थी, लोगों के कंप्लेन करती, मगर स्टिल वो जो पेनल्टी डिपाया ने कन्वर्ट की थी उसके बाद से बहुत ज्यादा प्रेशर था। मगर वही बात है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस प्रेशर से काफी दफा रियाल को यूवेंटस को बचा चुके हैं। वोल्सबर्ग के खिलाफ भी उन्होंने यानी कि हैट्रिक मारी थी, और फिर एटलेटिको मैड्रिड जब लास्ट टाइम 2-0 थे अपने होम पे और फिर यूवेंटस आए थे 3-0 जीते, उसमें जो क्रिस्टियानो का बहुत हाथ था। तो ये बात है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक तो एक वो पेनल्टी जो बिल्कुल नहीं थी कि डिपाय के हाथ को लगी थी, डिपाय का हाथ बिल्कुल अंदर था, मगर फिर भी पेनल्टी दी गई थी। बोथ ऑफ द रॉन्ग कॉल्स फॉर पेनल्टीज। उसके बाद फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स जो शॉट है, जो आपको पता है कि टिपिकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो डेड बॉल है, और डेड बॉल और लॉन्ग शॉट उसमें बहुत अच्छे हैं। मगर मसला यही था कि यूवेंटस वर नॉट गुड गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने। और ये आप इसमें लियोन को भी क्रेडिट देता हूँ कि वो डिफेंसिवली बहुत अच्छे थे। एंटनी लोपेस भी बहुत अच्छी गोल कीपिंग की थी। उसके अलावा उनके जो डिफेंडर्स थे, मार्शल थे और ब्रूनो जो उनके मिडफील्डर्स थे, काफी उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी की है, बॉल बॉल रिकवरीज की हैं, टैकलिंग वगैरह बहुत अच्छी की है। तो आप ये कह सकते हैं लियोन बिल्कुल बहुत अच्छा खेली है, उन्होंने यूवेंटस को रोक लिया। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि सारी को सैक कर दिया गया है, और एक बहुत इनएक्सपीरियंस आंड्रे पिल्लो को बनाया गया कोच।
और ये है कि यूवेंटस बोर्ड से क्या ये जा रहा है कि अब आपने बहुत से प्लेयरों को, पुराने प्लेयरों को या एजेड प्लेयरों को बाहर निकाल के इसको आपने रीडिफाइन करना है। तो ये है कि सही सही। अच्छा मेहर, आप क्या बोलेंगे, मतलब लियोन अगेंस्ट सिटी, क्या लगता है आपको, कैन लियोन अपसेट गार्डियोला? आई रिमेंबर गार्डियोला वंस प्लेड अगेंस्ट लियोन, आई डोंट नो लास्ट सीजन था तब, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली कि क्या कौन कोच था लियोन की, क्या टैक्टिक्स थी। रूडी गार्सिया आई बिलीव लियोन कोच है, फॉर्मर रोमा कोच भी था। व्हाट डू यू थिंक इट्स एन इजी अपोनेंट फॉर सिटी कंपेयर्ड टू यूवेंटस, और गार्डियोला इसको भी हल्का नहीं लेंगे लियोन को? देखें, इसमें एक छोटा सा फैक्टर है मेरे ख्याल से। देखें, चैंपियन लीग हो रही है, मजाक नहीं चल रहा, तो इसलिए लिहाज से मेरे ख्याल से किसी भी टीम को आप छोटा नहीं ले सकते। तो ये तो मैंने देखा पिछले अब काफी अरसा से कि जब भी मैंने बारसा को एक्सपेक्ट किया था कि शायद विल गो थ्रू, लेकिन नहीं यार, मतलब कोई भी टीम यहाँ मजाक करने नहीं आई, कोई भी टीम यहाँ पे छोटी फुटबॉल नहीं खेलने आई। लियोन, उनको शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि दे विल गेट पास्ट यूवेंटस, तो अगर वहां से वो आगे आ गए तो देयर इज नो वे कि वो ये सोचेंगे कि हमने जाके सिर्फ जो है बस ये अच्छा मैच खेलना है और बाहर आ जाना। नहीं, दे विल गो फॉर द विक्ट्री मेरे ख्याल से। अब उसमें अगर आप बात करें ऑन द पेपर, तो मेरे ख्याल से देयर इज नो चांस फॉर लियोन मेरे ख्याल से। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आपके पास उतना अच्छा स्क्वाड नहीं है, फिर आपके पास ऑनेस्टली उतने अच्छे कोच भी नहीं है। पेप की जो मेरे ख्याल में थिंकिंग है, हो सकता है कि ज़िडान, यू विल एक्सपेक्ट के जो बंदा 3 बार चैंपियन लीग जीत चुका है, तो शायद उस जैसा कोई बंदा कोई ऐसे मैजिकल टैक्टिक्स से या किसी ऐसी मैजिकल प्लान से बाहर निकल जाए। लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट कि लियोन के पास वो फोर्स मौजूद है कि जिसके जरिए वो सिटी के बाहर जा सकें। लेकिन चैंपियन लीग है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन देखें, दो चीजें, एक होती हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस, उसके हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में देयर इज नो डाउट कि सिटी आगे जाएगी और सिटी को एक अच्छा अपोनेंट मिला है बनिस्बत जुवेंटस। जुवेंटस का जो सबसे बड़ा मसला था, अगर वो आगे आ भी जाते, हो सकता है कि वो इससे लियोन से बेहतर थ्रेट जो होते इसके लिए, अपना सिटी के लिए। ये तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी उनकी बैड लग है। मैंने मैच लाइव नहीं देखा, मैंने उसकी हाइलाइट्स देखी हैं, लेकिन जो मुझे समझ में आया गेम का, उनका मसला असल में ये है कि जैसे थोड़ी सी बात की अभी उन्होंने, तो उसमें उनका मसला ये है कि उनके पास जो सेट ऑफ प्लेयर है पहले वो उस लिहाज से इक्विप्ड नहीं है कि जिस लिहाज से उनको उनका कोच खिलवाना चाह रहा है, जिस हिसाब से उनको कोच चाहते हैं कि वो पिच के ऊपर खेलें। उनमें से काफी सारे प्लेयर अभी जो है काफी क्विक फुटबॉल खेल के आए हैं, या फिर जो पिछले जुवेंटस का अपना जो ट्रेडिशनल अंदाज था उस अंदाज से फुटबॉल खेल चुके हैं। तो इतना तेजी से, इतना आसानी से फिर आपको, जब आपके पास समय खदीरा जैसे प्लेयर हो, इस तरह के प्लेयर्स के होने के बाद, या फिर आपकी पिच के ऊपर ऐसे प्लेयर्स हैं जो या एमेच्योर्स हैं या फिर जो हैं आपके स्टाइल के लिए रेडी नहीं है, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में सारी के पास कोई टाइम नहीं था। और आई थिंक सारी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि यार मैं बहुत सारे कोचेज हैं जिनकी मैं समझ लें कि मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, सारी इनमें से एक थे। बट आफ्टर स्पैन एट जुवेंटस मेरे ख्याल में उसने बहुत ज्यादा लूज किया, क्योंकि देखें, आप बतौर कोच आपको हर दिन क्रिस्टियानो नहीं मिलेगा कोच करने को, और बावजूद इसके कि क्रिस्टियानो अभी उस फॉर्म में नहीं खेल रहे, शायद वो क्रिस्टियानो नहीं बचे जो कभी रियल के लिए हुआ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको हर दिन ऐसा प्लेयर नहीं मिलता। और आपको पता है कि ही इज अ टोटली डिफरेंट प्लेयर व्हेन ही इज प्लेइंग फॉर प्लेइंग इन चैंपियंस लीग। सो मेरे ख्याल में उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो ये थी कि उनको लगा है कि शायद जो मैंने सोच रखा है कि एग्जैक्ट वही प्लान आपके लिए असर कर जाएगा। आपको कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक जाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा प्लेयर्स को देख के अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है, लेकिन सारे ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके प्लेयर्स की जब एज ज्यादा हो, जब उस तरह से बॉल पास ना हो, वहां कंट्रोल आपको पिच पे ना मिले जहां पे आप चाहते हो, मेरे ख्याल में आर्दर का बहुत बड़ा असर होगा नेक्स्ट सीजन। क्योंकि अगर आर्दर को वो प्रॉपरली यूज करते हैं, इसको ब्राजीलियन जो बारसा से जो भी गए, अगर उसको प्रॉपरली यूज करें तो हो सकता है कि पिर्लो एक कंट्रोल एस्टेब्लिश कर ले मिडफील्ड में। जब आपके पास मिडफील्ड का कंट्रोल होता है तो आपके पास बहुत बड़ा चांस है कि शायद आप किसी भी अपोनेंट को डोमिनेट कर सकते हो। क्योंकि फुटबॉल की हिस्ट्री में आप उठा के देख लें कि एक जमाना हुआ करता था कि जब जिस टीम के पास ज्यादा बॉल थी, पोजेशन का मतलब विन था। अगर आपके पास पोजेशन ज्यादा है तो विक्ट्री ज्यादा थी। फिर उसके बाद में एक काफी सारा हिस्ट्री चली आती है। फिर एक 1995 में एक कोच थे, आई थिंक, उन्होंने एक इम्प्लीमेंट की थी काउंटर अटैक फुटबॉल। तो ये तो बात की बातें हैं, वरना बेसिकली अगर आप किसी अपोनेंट के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हो मिडफील्ड में, जो कि इस जुवेंटस के पास नहीं था, तो उसके बाद आप कोई भी गेम जीत सकते हो। तो मेरे ख्याल में जुवेंटस डिजर्व्ड इट, उनका बाहर जाना बनता था। बाकी लियोन सिटी के लिए कोई थ्रेट नहीं था बड़ा, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जी 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 जी, your view is respected. I'm sorry, where we have to keep the show moving. I know हम इस एक ही मैच में हम बहुत
तफसील में बात कर सकते हैं। तो अहमद, डू यू एग्री व्हाट मेहर हैज सेड, एंड आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? ना, आई थिंक जो मैंने बात की है वो सही की है, कि वही बात है कि सारी बॉल के लिए सारी के पास वो वाले मिडफील्डर्स नहीं थे, क्योंकि आपको पता है सारी बॉल के लिए जो नेपली में जो प्लेयर थे वो एलन थे। एलन के अलावा उनके पास हैमचिक थे और उनके पास जॉर्जिनियो थे, जो उनके लिए पोजेशन करते थे और बॉल होल्ड करते थे। ये चीज चेल्सी में भी थोड़ा बहुत वर्क इसलिए कर दिया गया, तो क्योंकि जॉर्जिनियो और कॉन्टे थोड़ा बहुत उन्होंने इससे काम चला लिया था। मसला ये है कि जो यूवेंटस में उनके पास जो होल्डिंग मिडफील्डर थे वो पियानिक थे, और पियानिक आई थिंक रोमा के बाद से यूवेंटस में इतना हाफ परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे थे। तो आई थिंक वही बात है कि सारी के लिए ये चीज इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल थी। तो वही बात है कि फॉर मी सारी स्टिल अ गुड कोच, मगर मसला ये है कि कुछ कोचेस के लिए ना आपको एक स्पेसिफिक प्लेयर्स देने चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी इम्प्लीमेंट कर सके, और आई थिंक ही वाज अ बैड चॉइस फॉर यूवेंटस फ्रॉम द स्टार्ट। चले तो so coming sorry मैं I'll try to come if time permits later on. There's a lot to talk about Juventus as well, but Pjanic की बात की थी and Arthur की बात की है, so इसमें एक Barcelona connection बनता है. And Ahmed, I know you're an Inter fan, but you follow Barcelona very closely in La Liga. Meher, I'll यस, start with you first this time, Meher. तो बार्सिलोना का बताएं अगेंस्ट नैपोली, जो एंटी बार्सिलोना लोग हैं, जो भी मतलब एवरीवन थॉट के यार गटूसो ले जाएगा, वो कर लेगा, जो आपने बात की ना गंदी फुटबॉल, व्हाटएवर इट टेक्स टू विन गटूसो कर लेगा ऐसी कुछ करके, लेकिन दैट फेल्ड एंड वी सॉ वेरी आ, डिफरेंट बार्सिलोना दिस टाइम। आई मीन फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों अलग एक टेम्पो पे खेले उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ लिवरपूल फैन दे हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम द पास्ट के थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, बट सिंस मैंने वो गेम इतने लाइव नहीं देखा, आप यू शेड सम लाइट ऑन इट सिंस यू आर बार्सिलोना फैन, आप बताएं इस मैच के बारे में। देखें, अगर आप जो बारसा के रिसेंट कोलैप्स जो हुए हैं चैंपियन लीग के अंदर, उसके अंदर, तो अगर आप उसके ऊपर तफसीलन बात करें तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको छोटा सा मैं पॉइंट बता देता हूँ बारसा की जो कोलैप्स की रीजन थी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह करंट जो हमारा नेक्स्ट मैच है और उसकी जो पिछला मैच गुजरा है हमारा, उस पर बात करेंगे। बारसा का जो रिसेंट क्लैश हुआ था, जो भी उसके अंदर बहुत बड़ा जो फैक्टर था मेरे ख्याल में वो मेंटालिटी थी। बारसा का जो जब आप किसी टीम को खेलते हुए देखते हो तो उसके पीछे सिर्फ टैक्टिक्स या प्लेयर्स नहीं होते, उसके पीछे बहुत बड़ी मैनेजमेंट होती है, बहुत ज्यादा आपको याद दिलाने वाले लोग होते हैं कि यार आप बारसा के प्लेयर हो, कि आप किसी किसी अरे गहरे क्लब के लिए नहीं खेल रहे, कि आप एक बहुत बड़े क्लब के लिए खेल रहे हो। और ये सबसे बड़ा फैक्टर थी जब यूर्गन क्लॉप ने आपके लिवरपूल को जो टेक ओवर किया है, तो शायद आपने सुना होगा कि उन्होंने बहुत सारे इस तरह के जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने हायर किए कि जो के प्लेयर्स की मेंटल ट्रेनिंग करते हैं। बारसा उस दिन जब हम एनफील्ड की, मुझे रात अब भी याद आती है तो मतलब खौफ सा आता है। उस रात बेसिकली जहनी तौर पे हार चुके हैं, उनको पता था। मैं अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो डेम्बेले ने फोर्थ गोल मिस किया तो ये हो गया, नहीं, अगर हम 4 गोल करते तो उस दिन हम 5 से हारते, मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि हम मेंटली हार चुके थे। देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। तो जब आप हाई प्रेशर गेम की बात करते हो, ये तो हम कैंप नो में थे और बारसा ने कुछ बेहतर खेला। किके सेटियन आप जब उसको देखते हो रियल बेटिस के साथ जब वो खेलता था, तो उसने मैड्रिड के होम ग्राउंड में, बारसा को उसके होम ग्राउंड में उसने न सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि शिकस्त फाश दी है, मतलब कि उसने बहुत ही आला गेम खेली है। और मैंने फिर वही बात कि उस बंदे को मिडफील्ड में कंट्रोल एस्टेब्लिश करना आया था। ये जूनियर फिरको जो बारसा के लिए भी खेल रहा है, ये जब उसके लिए खेला करता था जब रियल बेटिस में, ये वाज अ टोटली डिफरेंट प्लेयर। तो मेरे ख्याल में बारसा का असल में सबसे बड़ा मसला इसका स्टाइल है, कि आपको इस स्टाइल को इंप्लीमेंट करने के लिए इसी स्टाइल के प्लेयर्स चाहिए, फिर उसके लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ लामसियन से बेहतर आपके पास ऑप्शन नहीं। अब जब अब थोड़ा सा मतलब हमारा स्क्वाड हाइब्रिड हो चुका है, तो अच्छे जो प्लेयर्स थे वो अब एजिंग सूरत हाल में, और हमारी मैनेजमेंट जो है उसके बारे में इतना सा आप रिव्यू ले लीजिए कि मुझे याद नहीं है कि किस हमारे चैंपियन लीग फिक्चर से पहले किसी ने बोला था कि अगर जिस तरह से बारसा की टीम प्रैक्टिस कर रही होती है, हम इस तरह से प्रैक्टिस करते तो हम शायद 10 गोलों से हारते। तो जस्ट रिलाइंग ऑन देयर टैलेंट, मेसी, और हो सकता है कि टस्टेगन, तो 2-3 प्लेयर्स के नाम है जिन पर रिलाय करके गेम जीत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बारसा कुछ छोटा क्लब नहीं है। मतलब कि अब मैं पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ, एक तासुर दिया जा रहा है कि बैन के खिलाफ बारसा शायद कोई मतलब रेलीगेशन साइड खेलती है, ऐसी बात नहीं। बारसा बहुत बड़ा क्लब है, लेकिन अगर ये जो मेंटल फैक्टर है इसको ओवरकम कर लें तो यार ये कोई छोटा मैच नहीं है। मेसी लास्ट मैच के, ला लीगा के लास्ट मैच के बाद से अब तक ही इज लुकिंग फ्रेश, बहुत बेहतर नजर आ रहा है, और जब वो फ्रेश हो तो हम कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। और रही बात लास्ट मैच की बारसा की, तो वो एक होम ग्राउंड पे मैच था मेरे ख्याल में, और 2-3 ऐसे मोमेंट्स आए थे कि जहां हमें लग रहा था कि शायद बारसा दोबारा क्लैश करे। लेकिन फिर वही बात, कैंप नो में एक तो हमारा ग्राउंड जो है वो काफी बड़ा है नॉर्मल ग्राउंड से, थोड़ा सा मतलब एक साइज का डिफरेंस आता है।
और बारसा वहां पे बहुत ज्यादा यूज टू है। जब ये बॉल कीप करने की बात करते हो तो बारसा के ग्राउंड इतने क्योंकि बड़ा है, उसके ऊपर प्रेस करना इतना आसान नहीं, तो बारसा वहां पे बॉल कीप करते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं। एक वक्त तक अपोनेंट अच्छा प्रेस करेगा, फिर थकेगा, फिर फ्रस्ट्रेट होगा, फिर मिस्टेक्स करेगा। तो ये वो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कैंप नो में। लेकिन इन लिस्बन ये डिफरेंट स्टोरी होगी। बारसा के पास वो गन्स, वो मेरे ख्याल में मटेरियल नहीं है कि जो शायद आपको कहा जा सके हम अंडरडॉग जरूर हैं, लेकिन ये नहीं है कि बारसा को रूल आउट ही कर दें आप। बाकी होप फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल में एज अ बारसा फैन मैं ये समझता हूँ कि किके सेटियन के जो टैक्टिक्स हैं वो सही है यार, मतलब इतना बुरे नहीं है कि वो ही इज ट्राइंग टू सेव द कॉन्सेप्ट और द स्टाइल ऑफ प्लेइंग दैट बारसा हैज फॉर ओवर द इयर्स। तो मेरे ख्याल में जो ये जिस तरीके से बारसा अभी खेली है लास्ट मैच, उसमें एक चीज तो मैंने वाज़ेह देखी है कि बारसा कंट्रोल एस्टेब्लिश कर रही थी। जस्ट फॉरगेट अबाउट द गोल्स, फॉरगेट अबाउट मेसी, बाकी प्लेयर्स भी आपको कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे गेम को। तो अगर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर ले एक बार बारसा बायर्न के ऊपर, तो आई थिंक देयर इज होप। और फिर डम्बेले के वापस आ जाने से मेरे ख्याल में बायर्न के खिलाफ बहुत ज्यादा होप है, बहुत ज्यादा होप है। अच्छा मैं I'll come back to you in a while. अहमद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, बार्सिलोना अंडरडॉग्स, ये कैसे हो सकता है? सोचा ही नहीं था मैंने पिछले 16 साल 15 साल से, मतलब मैं 2003 से फुटबॉल देख रहा हूँ, जब से रायकार्ड आया था। मतलब यस, आगे पीछे आए, रायकार्ड गया, एक सीजन 2 सीजन, फिर गार्डियोला आया, लेकिन ये अहमद अहमद डू यू एग्री अंडरडॉग्स बार्सिलोना इज बायर्न दैट गुड? सर बेसिकली मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो ला लीगा के जो लास्ट फ्यू मैचेस है, जिसमें स्पेशली जो 10 मैन और ओसासुना से बार्सिलोना हारे थे, तो काफी ये आ रहे थे इम्प्रेशन। स्टिल मैं खुद, हालांकि जो मैं बारसा का बहुत अच्छा आई एम अ फैन, मुझे भी एक आ रही थी कि शायद गटूसो शायद हमें ओवरकम कर जाए। मगर वही बात है कि नेपली में कैंप न्यू में थे तो काफी प्लेयरों ने अच्छा खेला। जैसे आपने जैसे डियोंग की गेम बहुत मिडफील्ड में बहुत अच्छी इंप्रेसिव थी। उसके अलावा फिर आपके सर्जियो रोबर्टो ने भी बहुत अच्छी गेम खेली, फिर आपके समेडो ने बहुत अच्छी खेली। फिर आपको ये है कि फर्स्ट हाफ में मेसी ने आपको बेहतरीन 2 गोल्स दिए हैं और बहुत अच्छा आपको एक कंट्रोल इस्टेब्लिश किया है। फिर आपकी डिफेंस बहुत अच्छी खेली, आपके लॉन्गले ने बहुत अच्छा खेला, आपकी पिके ने बहुत देर बाद अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मगर सेकंड हाफ में मैंने देखा था कि एक किस्म की पोजीशन लूज हुई थी। नेपली बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे थे और एक किस्म के गोल करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, वहां पे जैसे महर ने कहा कि कोलैप्स होने के कुछ चांसेस नजर आ रहे थे, मगर वो कंट्रोल हो गए थे और यानी कि आराम से बार्सिलोना जीत गई थी। देखिए, बायर्न ऑब्वियसली इन फॉर्म है। आपके पास एक स्ट्राइकर लेवेंडोव्स्की जिसने अभी ऑलमोस्ट अराउंड 40 प्लस गोल्स किए हुए हैं। उनको आप अगर 50+। बैलन डोर 50 प्लस, सॉरी, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अगर बैलन डोर अभी होता तो लोग काफी कह रहे थे ही वुड बी द विनर ऑफ नाइट। तो आपके पास एक इनफॉर्म स्ट्राइकर है, आपके पास आई थिंक मिडफील्ड में टियागो हैं और गोरेट्स्का हैं, आपके 2 इनफॉर्म विंगर्स, आपके पास सर्जियो ग्नाब्रे है, फिर आपके पास पेरिसिच है, तो आपके पास इनफॉर्म म्यूलर भी है। मसला सिर्फ आई थिंक जो मुझे आता है जहाँ पे बारसा एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, वो ये है कि आइदर बोअटेंग खेलेंगे, सूले खेलेंगे, जो आई थिंक बार्सिलोना को एक्सप्लॉइट, स्पेशली मेसी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि एक वन ऑफ गेम में आप ये है कि मेसी अगर कुछ एक अच्छा हाफ दिखा दें तो आई थिंक बायर्न बैक फुट पे रह सकते हैं। और मैं सकता यही कमजोरी मुझे नजर आ रही है कि या तो बोअटेंग खेले या सूले खेले, क्योंकि अलाबा और अल्फोंसो डेविस आई थिंक आपको बहुत ज्यादा चांस नहीं देंगे। आपने बोअटेंग को या सूले को टारगेट करना पड़ेगा। सही। अच्छा, कमिंग कमिंग टू महर, वीकनेस की बात कर रहे हैं, कहते हुए तो शर्म आ रही है, लेकिन लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग आई एम टोटली न्यूट्रल। महर, बार्सिलोना का वीक पॉइंट की बात हो रही है। आई थिंक 100-120 मिलियन साइनिंग एंटोन ग्रीजमैन, जो मतलब आई थिंक उस दिन भी मैंने तो नहीं देखा मैच, जो सुना है फीडबैक है यार, ये शायद फिट नहीं होगा, चला जाएगा। लोगों को अफसोस हो रहा है। मतलब ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। 2016 से 2018 तो पिछले 3-4-5 साल एथलेटिको में तो बहुत अच्छा था, लेकिन इज इट ट्रू कि वो बारसा में सेटल नहीं हो पाया अभी तक? क्या इशू है? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से बारसा या मैड्रिड इस जैसे क्लबों में जब आप कभी जाते हो, किसी प्लेयर को भी आप अगर एक ऐसे क्लब में अचानक से लेके आते हो, चाहे वो कहीं भी खेल के आया हो, चाहे वो वर्ल्ड कप विनर हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर, इट्स नॉट इजी। मैंने आपको पहले भी कुछ देर पहले अर्ज की कि बारसा का प्लेइंग स्टाइल इसकी लाइबिलिटी भी है कि इस प्लेइंग स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीजें
कुछ फैक्टर्स इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं कि कुछ लोगों ने बोला कि मेसी इसको इग्नोर कर रहा था, फिर वो अपनी पोजीशन पे भी नहीं खेल रहा। कुटिन्हो का मसला तो प्योरली यही था कि वो उस जगह पे नहीं खेल रहा था, और स्पेशली जिस फ्रीडम से वो खेलता उसको फ्रीडम नहीं मिली थी, शायद इसलिए वो फेल हुआ। लेकिन ग्रिजमान के केस में डिफरेंट केस है। ग्रिजमान ग्रिजमान जो है वो एक क्लिनिकल फिनिशर है, आपके सामने वो फिनिश अब भी अच्छे करता है। उसे लास्ट हम कुछ गेम्स में ने देखा है, उसने कुछ अच्छे गोल भी किए थे, और स्पेशली मैसी की एब्सेंस में उसने कैंप नो में जब 2 गोल किए थे तो बहुत बड़ी हमें नजर आ रही थी कि एक उम्मीद कि हो सकता है ग्रिजमान दोबारा से हमारा जो ट्रस्ट वो है वापस ले आए। लेकिन फिर वही बात कि जब वो इन्फॉर्म था, जब वो नजर हमें हमें कुछ शो कर रहा था, हमें प्रॉपर लग रहा था कि कुछ ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं उसे, लेकिन उसके फौरन ही बाद फिर सुआरेज को लेके आए, मतलब लेके आए टीम के अंदर, फिर इसको साइड पे डाल दिया। और फिर जो है वो काफी बैक आके डिफेंस में हेल्प कर रहा है, मिडफील्डर्स की हेल्प कर रहा है, और फॉरवर्ड में वो सिर्फ आगे रन करता है, 10 रन करता है, उसमें सिर्फ एक बॉल उसको मिलती है, बॉल रिसीव करता है, आगे 3 डिफेंडर्स होते हैं, फिर वो बैक पास करता है। तो इसलिए जब उसको प्रॉपर रन के ऊपर उस तरह की बॉल्स नहीं मिलेंगी तो फिर आप कुछ भी स्टेटमेंट उसके बारे में बोल सकते हो। फिर उससे बड़ी बात यह है ग्रिजमैन की कि इस सारे सर्कमस्टांसेस के बावजूद उसने कुछ कम गोल नहीं किए, पता नहीं 7 या 8, मुझे ध्यान नहीं है, उसने 7-8 गोल किए सीजन, काफी गोल किए, मतलब ये नॉट बैड। क्योंकि बारसा में आने के बाद ये, या मैड्रिड में आने के बाद ये कुछ आसान नहीं होता। आप एजार्ड की मिसाल ले लें, इवन एजार्ड कुछ मैचेस में फिट भी था स्टार्ट में, लेकिन वो उस तरह से गेम नहीं कर पा रहा। उसकी रीजन सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि जब आपके पास चेल्सी में उसके पास बॉल आती थी तो वो अकेला खेल रहा है, आप ही इज द स्टार, ही नोज कि अब मैंने क्रिएट करना है, मैंने गोल करना है, तो वो कॉन्फिडेंस। लेकिन अब उसके साथ भाई पीछे देखो तो क्रूज खड़ा है, साइड पे मॉडरेट है, साथ बेंजेमा है। जब इतने सारे स्टार स्टडेड टीम आपके साथ होती है तो फिर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से ग्रिजमैन जब एटलेटिको मैड्रिड में था तो आगे वो एक यूं समझ लो कि चमकता हुआ सितारा था, लेकिन बारसा में आने के बाद साथ मेसी खेल रहा है, साथ सुआरेज खेल रहा है जो अपनी क्रैप 3 फॉर्म में भी वर्ल्ड क्लास गोल स्कोर कर लेता है। तो भाई ग्रिजमैन उसके बावजूद इस कदर सेट हो गया है, आई एम अमेज्ड मेरे ख्याल में। और फिर ये है कि सुआरेज ऑलरेडी कह चुका है कि मैं अब मेरी एज ज्यादा हो गई है, बारसा को स्ट्राइकर ढूंढना चाहिए, वो एक नहीं कई मरतबा कह चुका है। तो आई थिंक अगर ग्रिजमैन टिका रहे तो बारसा का प्रॉपर स्टार्टर रहेगा और ये प्रॉपर प्लेयर बन जाएगा शायद 1-2 साल में। बट हु नोज, बारसा का बोर्ड आर्दर को सेल कर सकता है, तो इसको भी सेल करने में देर नहीं लगाएंगे। मैं अब इस बोर्ड से ओके, एक्सपेक्ट कुछ नहीं करता, लेकिन यस इज सेट। चले वो तो कोई नेक्स्ट कोई फ्लॉप नहीं। इलेक्शन में देखते हैं। तो आप समझ रहे हैं सेटीन का जावी आ जाएगा? आई नो टू अर्ली टू आस्क एक वाइल्ड गेस, यस नो में क्या कहते हैं आप? अगर चैंपियन लीग जीत गए तो शायद नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा। अगर विक्टर फोंट आ गया तो शायद हो जाए, लेकिन विक्टर फोंट नहीं आएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक पोल हुआ था सोशियोस में, उसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वोट किया। तो जो लपोर्टा है 90-10 90% लोगों ने उसको वोट किया। तो मेरे ख्याल में अच्छा। नेक्स्ट चांस आई थिंक लपोर्टा का ही है। लेकिन देखें ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि मतलब जो उसका एक प्लान था, सी अल फतूर इस तरह कुछ बोलते हैं, मुझे स्पेनिश नहीं आती, कि से हेलो टू द फ्यूचर, उनका उसका एक मोटो है। तो उस हिसाब से वो अच्छा। कह रहा है कि बारसा में उसका पहला पहला प्रोस्पेक्ट ये है कि वो कोच चेंज करेगा, शावी को लेके आएगा, मैनेजमेंट चेंज होगी, और जनाब हमारी जो है कोचिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। तो बहरहाल उसमें उसके प्रोस्पेक्ट में है, लेकिन लपोर्टा नो वे कि वो हटा देगा इसको अगर वो कुछ जीत जाए तो। बाकी एंड लपोर्टे पहले भी रह चुका है, आई थिंक गार्डियोला के वक्त लपोर्टे ही था जब ये जी सारा बता स्टार्ट वही तो हुआ बता था। रहा हूँ कि वो हमारे लिए एक ट्रस्टेड ऑप्शन है, ऑलरेडी हम उसके रेन में हमने एक सेक्सटपल लिया मेरे ख्याल में, उसके बाद फिर हमने 2 चैंपियन लीग हमारी उसके रेन, हमने 3 या 4 बिल्कुल। मेरे ख्याल में ला लीगा भी जीती है। तो मेरे ख्याल में लपोर्टा एक ट्रस्टेड बंदा है, और वो बहुत सारे हमारे क्लब के जो ये समझ लो कि हीरे हैं, जेम्स को वो लेके आया ऊपर, और लामसिया को तो उसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। तो मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में इमरान खान की तरह वो ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे किसी और के ऊपर, हालांकि विक्टर फोंट के पास बहुत अच्छा प्लान। तो अगर हमारे वो हमारे आता है शो तो में मेरे ख्याल में वो सिटियन को नहीं हटाएगा। हमारे शो में भी एक बारसा गेस्ट आए थे कुछ टाइम पहले। उन्होंने कहा था क्लब डी अमीगोस इसको कहा जा रहा है स्पेन में। उनके कोई रिस्पोंडेंट बैठे हुए बार्सिलोना के अंदर ला मसिया में। तो वो उन्होंने के अच्छा अंदर एक जोक होता है, जैसे ऑफिस में जोक होता है, उन्होंने कहा यार यहाँ दोस्ती आ रही है चल रही है, वो पाकिस्तानी सियासत चल रही है, तो मैं आऊंगा मैं ये लाऊंगा, मैं आऊंगा मैं ये लाऊंगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अहमद, वेरी क्विकली, मैं बाकी मैचेस पे आई थिंक टाइम थोड़ा कम है, मुझे यूरोपा लीग पे भी बात करनी है। तो मेहर, आई वुड लव कि आप यूरोपा लीग पे, आई नो अगर आप इतना फॉलो नहीं किया थोड़ा तो आपको आइडिया होगा, आप इनसाइट देना क्विकली। आप दोनों बताएं, अभी आई थिंक 4 मैचेस है चैंपियंस लीग में, क्या प्रेडिक्शन है अहमद? मुझे बताओ क्या लग रहा है, बायर्न बारसा का क्या होगा, सिटी लियोन का क्या होगा, लाइप्जिग और एटलेटिको में क्या होगा? 2 प्लेयर्स को कोविड भी हुआ है सुनने में आया है एटलेटिको के, और आई थिंक अटलांटा पीएसजी। तो वेरी क्विकली हु विल गो थ्रू टू द सेमीफाइनल्स? एंड मेहर देन आप बताएं अहमद के बाद।
सर इवन दो मैं बार्सिलोना के साथ मेरी एक एफिलिएशन बार्सिलोना के साथ एफिलिएशन है एक बहुत अच्छी, तो हालांकि बायर्न आर इन फॉर्म, मगर ये है कि आई थिंक वही बात है कि एक मेसी के अच्छे हम अगर अर्ली लीड ले जाए इन फर्स्ट 15 मिनट्स, तो आई थिंक वी कैन हैंडल द प्रेशर, क्योंकि वही बात है पीके और लॉन्गले के अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, और आई थिंक वी कैन से वी कैन, तो एज अ बार्सा फैन आई हैव टू गो विद बार्सिलोना। सिटी एंड लियोन में आई थिंक लियोन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मगर वही बात है कि सिटी आर ऑन अनदर फॉर्म, वही बात है आपको ये मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट भी रेस किया था कि वही बात है इवन दो स्टर्लिंग और जेसूस गोल ज्यादा नहीं मार रहे, यानी उनके गोल्स नहीं है, मगर स्टिल बात है लियोन को आप फिर भी एक दो गोल आपको स्टर्लिंग से मिल जाएंगे, या आपको सिल्वा से मिल जाएंगे, या आपको रियाद महरेज से मिल जाएंगे, या इवन डिब्रोइना आपको कुछ परफॉर्मेंस दे देंगे, क्योंकि वही बात है प्रीमियर लीग में वो 5-5 6-6 गोल मार चुके हैं वॉटफोर्ड ब्राइटन को, तो आई थिंक वही बात है कि सिटी आर फेवरेट। कमिंग टू द लाइप्जिग और एटलेटिको मैड्रिड, एटलेटिको के दो 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 प्लेयर है, वो है एंडल कोरिया और वो है जो उनका जो लेफ्ट राइट लेफ्ट, हाँ क्रास्को वो, क्रास्को नहीं 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 नहीं, जो राइट क्रोएशियन राइट बैक। विरालस को वो दोनों प्लेयर इनके इतने परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो आई थिंक वो नहीं खेलेंगे, मगर लेकिन लाइप्जिग थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, और वही बात है टीमो वर्नर भी चले गए हैं, तो वही बात है कि लोग कह रहे हैं कि एटलेटिको मैड्रिड आर द सेकंड फेवरेट्स टू विन दिस गेम, तो आई विल गो विद एटलेटिको मैड्रिड। कमिंग टू पीएसजी वर्सेस एटलांटा, देखें किलियन एम्बापे का आ रहा है कि शायद वो खेल सके ये मैच, तो आई थिंक स्टिल अगर किलियन एम्बापे ये मैच ना भी खेले तो आई थिंक पीएसजी आर द फेवरेट। मसला ये कि एटलांटा का उनका जो गोलकीपर गोलिनी वो नहीं खेल रहे, स्पोर्टेला खेलेंगे, तो स्पोर्टेला बहुत ज्यादा एजेड 33 साल के जो गोलकीपर है, और वही बात है कि उन्होंने लास्ट मैच इंटर के खिलाफ खेला था, तो इंटर ने उनको 3 गोल मार दिए थे, वही बात अटैक वाइज बहुत अच्छे, मगर वही बात है नेमार एम्बापे और कार्डी ने उनकी तबाही फेरनी है, आई विल गो विद पीएसजी। पीएसजी। चले मेहर, आप बताएं क्विकली कौन जीतेगा मैचेस, मतलब टीम्स के नाम ले लें। बारसा बायर्न में आई थिंक 55-45 का चांस है, 55 बायर्न का और 45 बारसा का चांस है, क्योंकि आपको क्रेडिट वहां देना पड़ता है जहाँ के ड्यू होता है, मेरे ख्याल में बायर्न बेहतर टीम है। और उसके बाद फिर सेकंड हमारा फिक्सर जो है लियोन और उसमें सिटी में, उसमें तो आई थिंक कोई क्वेश्चन भी नहीं, उसमें तो मेरे ख्याल में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 90-10 वाला सीन है, तो 90-80% तक आप ना सकते हैं, कम से कम भी 80% चांस जो है वो सिटी का है, और 20% चांस वो लियोन का है मेरे ख्याल से। उसकी कोई रीजन नहीं है, उसकी रीजन सिंपल सी है, सिटी इज आर बेटर टीम। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट फिक्सचर जो है लेप्जिग और एटलेटिको का, मेरे ख्याल में एटलेटिको का, यार आप लेप्जिग को छोड़िए, मेरे ख्याल में वो इस साल के अच्छे खासे टाइटल कंटेंडर हैं, और वो किसी भी प्लेयर से कभी भी डिफेंस करा सकते हैं, किसी भी प्लेयर से काउंटर अटैक करा सकते हैं, तो आई थिंक क्रेडिट टू सिमेओने, तो वो कुछ भी करा सकता है मेरे ख्याल में। डिएगो सिमेओने छोटा कोच नहीं है, और उसकी जो फुटबॉल है वो मॉडर्न फुटबॉल है, प्रॉपर मॉडर्न फुटबॉल की एम्बॉडीमेंट है, तो मेरे ख्याल से एटलेटिको। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अपोनेंट, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यार मैं अरसा से देख रहा हूँ अटलांटा की गेम्स मैं नहीं देखता, मैं सेरिया की गेम्स बहुत कम देखता, ठीक है, यूवे की गेम्स देखता रहा हूँ, इंटर को भी देखा है, एसी मिलान को भी अब्राहमोविच के बाद मैंने देखा है, लेकिन अटलांटा को मैंने जब से इन्होंने लास्ट टाइम इनकी मैंने देखी गोल स्कोरिंग फॉर्म, तब से मैं देख रहा हूँ इनको, आई थिंक 50-50 है, ये वाहिद वो फिक्सर है जिसे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, इवन दो कि उनका वो जो गोलकीपर जिस तरह उन्होंने बताया एक बहुत बड़ा फैक्टर है धचका उनके लिए मेरे ख्याल से, उसके बावजूद जो मुझे लगता है 50-50, मैं किसी को भी क्लियर विनर नहीं कह सकता, क्योंकि अगर एम्बापे नहीं खेलता और उधर से उनकी जिस तरह से स्कोरिंग फॉर्म है, तो ये आयक्स वाला सीन होगा लास्ट ईयर वाला, कि वो उनको डर किसी बात का नहीं है, उनको पता है कि वी हैव नथिंग टू लूज, हमारी कोई रेपुटेशन है ही नहीं, हमने कभी कोई ना कंपटीशन ऐसा कुछ जीता है ना हमको बड़े क्लब है, हमने सिर्फ जाके गोल करने जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। जब जब चैंपियन लीग में कोई भी टीम के खिलाफ खेलेगी तो उनको पता है कि भाई एक टीम गोल करती हुई आ रही है, तो आई थिंक पीएसजी वो क्लब नहीं है उस स्टेचर का कि उनको प्रॉपरली डोमिनेट कर पाए, ये बस 19-20 की गेम होगी, इसलिए मेरे ख्याल से 50-50। अच्छा मेहर, एक चीज है, यूरोप आने से पहले अहमद, सॉरी बिकॉज मेहर बार बार तो आई थिंक नहीं आएंगे, तो आ जाएं तो मौके का फायदा उठाएं। मेहर, एक बड़ी न्यूज चलती है नीमार टू बार्सिलोना, हर हफ्ते ये न्यूज आती है, क्या बोलेंगे इस पे, क्या आएगा वाकई में, आप क्या कहते हैं, मतलब मुझे नहीं समझ आती क्यों नीमार
28-29 साल का हो गया है, आएगा? यार देखो, इसके ऊपर सिंपल सी बात है, मेसी चाहता है वो आए, स्क्वाड वाले प्लेयर्स भी चाहते हैं, जाहिर है उनको पता है कि नेमार, एक मेंटल फैक्टर भी आता है कि बहुत बड़ा, कि नेमार हमारे पास जब होता है कि हम ये सोचते हैं कि एक मेसी के ना होते हुए हमारे पास एक ऐसा लीडर है, और अब तो खास तौर पे जब वो अब सिर्फ विंग पे नहीं बल्कि पीछे ड्रॉप होके काफी सारा एक प्ले मेकर भी एक रहा है पीएसजी के लिए, और 6 गोल भी उसने स्कोर किए, अगरचे वो ऑलमोस्ट 40% से ऊपर गेम्स वो बाहर बैठा इंजर होके, लेकिन जिस गेम में खेला उसका इम्पैक्ट क्लियर है। तो उस लिहाज से तो हर किसी को चाहिए, इवन बारसा के जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, आप देखें कि बहुत सारे सोशियोज और बहुत सारे वहाँ के जो कैटलान जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात को बहुत क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको ना चाहता हो क्लब वापस। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला बारसा के लिए जो है वो यही है कि बारसा के पास पैसे नहीं है, वरना 2 सीजन पहले क्लियरली इस तरह का सीन बन चुका था कि शायद उसका वापस आने का सीन है। अब तो खैर बातें क्लियरली ओपनली हो चुकी हैं, एक मेसी ने भी बोला है कुछ दिनों पहले, बार्टोमेओ बात कर रहा था कि अभी हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं, और फिर उसके बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी जाके ओपनली कह रहे हैं, आप उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी बात हो रही कि नेमार जो है वापस आना चाह रहा है, और वो उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी बाहर जाना। तो बारसा के पास रिसोर्सेज अगर हों तो वापस आ जाए, लेकिन चूंकि वो नहीं है, इसीलिए अब मुझे जो लग रहा है कि वो अपने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से पहले यहाँ पे आ जाए, या फिर अगर वो सेल किया उसको तो फिर बारसा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो हमेशा से वो कह रही है कि प्लेयर्स में इंक्लूड करता हूँ डील में। और मुझे डर लग रहा है इस बात का कि अगर उसके आने का कोई सीन बनता है, उसमें वाहिद जो ऑप्शन लग रहा है मुझे, वो डम्बेले को डील में इंक्लूड करेंगे, और जो बारसा की बहुत अच्छा, बड़ी मिस्टेक हो। जी, सही। क्योंकि बारसा के चले, बोर्ड के होते हुए आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 19 साल का प्लेयर बेच के 40 साल का ले लेंगे, कोई टेंशन सही बात है। Let's hope for a good future. I mean, there are two good prospects I see as a neutral, Ansu Fati and Ricky Puig. I hope I'm pronouncing the name right. तो जैसे आपने पूछ भी पूछ बात की पढ़ते हैं भाई गेस्ट उसको। पुइज, सॉरी, चले यार, थैंक यू, सही याद सीख गया हूँ मैं। छोड़िए, कोई मसला पहले नहीं, भी हम हमारे स्पेनिश थोड़ी। शो, हाँ, शो में एक जैसे अहमद, आपको याद है, फैजान आए थे, उन्होंने भी कहा था ला मसीहा इज द आंसर, जो मैंने भी बात की। तो मेहर, आई वांट यू टू बेयर विद अस, बस थोड़ी देर है, विल ट्राई टू रैप इट अप क्विकली, आपके थोड़े इंसाइट्स चाहिए होंगे। अहमद, यूरोपा लीग, आप बारसा को एफिलिएशन है, आप कुवैत में रहे हैं, मुझे पता है वहाँ पे सेरिया ला लीगा इज वेरी बिग। सही है, पाकिस्तान में उल्टा है, साफ था, प्रीमियर लीग बहुत बड़ी थी, टेलीकास्ट होती थी जब मैंने स्टार्ट की। लेकिन अहमद, इंटर वर्सेस कल था लेवरकूसन, हैवर्ट्स पे बड़ी नजरें थी कि क्या चेल्सी फैंस की, खास करके प्रीमियर लीग फैंस की, बट आई थिंक इंटर डिड वेल। लुकाकू 9 स्ट्रेट मैचेस में 9 गोल लगातार गोल्स मारे, एंड यू वर वेरी हैप्पी लास्ट नाइट। तो क्या हुआ था यस मैच में, आप बताएं। सर, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इंटर ने डोमिनेट किया था फर्स्ट हाफ। ये बात है कि पहले 10-15 मिनट में लुकाकू ने गोल मार दिया था। आई थिंक, सॉरी, बरेला ने बहुत अच्छा खेला था मिडफील्ड से। आप ये कह सकते हैं कि विंग बैक एशली यंग को पता नहीं कौन सी वो उनके दवाइयाँ खा रहे, वो बिल्कुल ही एक बहुत अच्छे लेफ्ट बैक बन गए। तो वो कॉन्टे के सिस्टम में बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो वही बात है कि दोनों, आप डेम्ब्रोजियो और एशली यंग ने बहुत ज्यादा बॉलें दी हैं, और स्पेशली हमारी मिडफील्ड बहुत क्लिक की है, क्योंकि कॉन्टे को इशू ये था कि मिडफील्ड क्लिक नहीं कर रही थी। बरेला भी बहुत देर बाद आए, वो भी इंजरी थे। फिर आपके पास गैलियार्डिनी है, गैलियार्डिनी भी क्लिक नहीं कर रहे थे, साथ डेम्ब्रोजियो सिर्फ कर रहे थे। वो, सॉरी, ब्रोजोविच कर रहे थे, क्लिक कर रहे थे। तो वही बात है कि बेरेला ने गोल मार के बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिया था फिर बायर लेवरकुसेन को। उसके बाद फिर बेरेला को एक और चांस मिला था गोल मारने का, मगर ये बात है कि वो नहीं हुआ है। उसके बाद लुकाकू बहुत अच्छा खेले इस गेम में। लुकाकू ने जो उनके डिफेंडर्स है, टॉपसोबा और लांस मेंटर, जो उनके वो कैप्टन भी है और डिफेंडर भी है, उनको डोमिनेट करके फिर उन्होंने दूसरा गोल मारा था। तो ये, हालांकि वो पेनल्टी भी हो गई थी, मगर वो गोल दे दिया था क्योंकि वो बॉल क्रॉस कर गई थी। उसके बाद तीसरा गोल होने वाला था कि सिंह ड्रेवर के हैंडबॉल हो गई थी, मगर वार ने वो डिसीजन सही दी थी, वो हैंडबॉल नहीं दी, क्योंकि वो आर्म से डूब जा रहा था, वो पेनल्टी नहीं हुई थी। सही, सही, सेकंड हाफ में आई सही। थिंक सेकंड हाफ में लेवरकुसेन के जो गोलकीपर थे वो बहुत ज्यादा अच्छा खेले। हालांकि बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था इंटर ने, मगर वो उनके कीपर बहुत अच्छा खेल रहे थे। फर्स्ट हाफ में आई थिंक सबसे अच्छे जो परफॉर्मर्स थे वो थे डेमरे भी थे,
और काई हैवर्ट्स ने गोल मारा था, जिसकी वजह से चेल्सी फैन बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्होंने बहुत अच्छी स्किल परफॉर्मेंस दी थी। बट ओवरऑल आई थिंक ये था कि इंटर के जो एक्सपीरियंस था, और यही बात है कि बायर्न लेवरकुसेन बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट टीम है, तो वो जीत गए थे। सही बात है। अहमद, यू मस्ट बी हैप्पी आफ्टर द कॉन्टे रैंट। बड़ी आपको टेंशन थी, पता नहीं क्या होगा, क्या माहौल रहेगा। हैवर्ट्स का मैं ही बोलूंगा, वेरी कंपोज एंड मैच्योर फॉर हिज एज। अच्छा, मैं दूसरे पिक्चर पे बात करूंगा, आपको सॉरी थोड़ा फंसाऊंगा, एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। आई नो आपने शायद इतना फॉलो नहीं किया, लेकिन आपने इस ओपोनेंट को लास्ट ईयर हराया था, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओली गनर सोल्शर को थोड़ा बहुत आपने आपने सुना तो होगा, देखा होगा। कल भी यही हुआ है कि बड़ी ट्रोलिंग हो रही है ब्रूनो फर्नांडिस। मैंने भी अहमद को मजाक में लिखा, कोई बात नहीं, कोपेनहेगन अच्छा खेला, पेनल्टी मिल जाएगी, वो मिल गई। तो क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं आपने एक बात की, विन इज अ विन, विन अगली जो भी है सोल्शर के लिए, इट्स वर्ल्डिंग देखें यूनाइटेड। जी कंटिन्यू, हाँ बोले बोले। यार, असल में एज बीइंग अ बारसा फैन, पेनल्टीज का नाम सुन के खौफ आता है। एक तो हमारे प्लेयर्स को पेनल्टियां मारना नहीं आती, ऊपर से फिर हमारे ओपोनेंट्स को ज्यादा ज्यादा मिकदार में मिलती हैं, फिर वो उसको स्कोर भी करते हैं और हमारा दिल जलता है। अब देखें, एज बीइंग अ फैन बॉय, नहीं यार, अच्छी नहीं लगती पेनल्टीज। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो पेनल्टीज अ पार्ट ऑफ द गेम, और उनको स्कोर करना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो बहुत सारे फिक्सचर इस पे डिसाइड ना होते। अगर आपको याद हो, 2000 आई थिंक 16 की चैंपियन लीग में फाइनल था, आई थिंक एटलेटिको और मैड्रिड का, रियल मैड्रिड का। उसके अंदर ग्रिजमैन अगर वो पेनल्टी स्कोर कर देते तो आपके सामने था कि वो 90 मिनट्स के बाद इन्होंने और गोल किया था, वरना तो आज जीत चुकी थी एटलेटिको। इसी तरह से अगर मेसी वो पेनल्टी स्कोर कर देते कोपा अमेरिका में, तो लाइक पेनल्टी इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। और ब्रूनो फर्नांडिस के हाथ में नहीं है उस विसल, वो रेफरी ने उसको अवॉर्ड किया और ही स्कोरिंग देम, दैट्स इट। ठीक है, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने पेनल्टीज को स्कोर किया है, मेसी ने आई थिंक 18 या 19 पेनल्टी स्कोर की थी उसकी हाईएस्ट स्कोरिंग सीजन में। तो ये कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई मसला नहीं। पेनल्टी बिल्कुल उसी तरह से एक गोल है जिस तरह की नॉर्मल गोल होता है। तो उस लिहाज से मैंने फॉलो किया है यूनाइटेड को। यूनाइटेड को इतनी पेनल्टीज क्यों मिल रही है, मतलब क्या क्या आसमान से गिर रही है? यकीनन मैंने आपसे पहले कुछ देर पहले अर्ज किया कि यूनाइटेड के प्लेयर्स जिसका जिस तरह उनका खेलने का स्टाइल है, उसमें ये बात इंक्लूडेड है कि वो जब पेनल्टी बॉक्स के अंदर होते हैं, दे आर अ थ्रेट। जब आपके पास इस तरह का सीन बन जाता है, पेनल्टी बॉक्स में एक प्लेयर घुस जाता है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास रोनाल्डो 9 और सारे प्लेयर्स को ड्रिबल कर ले, या फिर जो है कोई अच्छा मार्सेलो जैसा प्लेयर हो जो आपको अच्छा क्रॉस दे के जो है गोल करवा दे। तो ऐसा नहीं होता। कई मरतबा आपकी टीम को वेट होता है, इस बात का वेट कर रही होती है कि मुझे पेनल्टी मिले। तो ये टैक्टिकल डिसीजन है जो कि वो बहुत आला तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं काफी दिनों से। और फिर मैंने पहले भी अर्ज की कि बड़े जिस तरह के कंपटीशन, जिस तरह यूरोपा लीग है या फिर चैंपियन लीग है, इस तरह के कॉम्पिटिशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप एज बीइंग अ फैन बॉय आप इसको डिनाई करते हो और आपकी मर्जी है, लेकिन गेम्स इस पे डिसाइड होती हैं और होती आ रही हैं। तो इसलिए आज से बिल्कुल। यूनाइटेड जो है, मैं नहीं कह रहा कि दे आर सेट टू, मेरे ख्याल में फेवरेट्स नहीं है जीतने के लिए इस सीजन में। आई थिंक उसका नेक्स्ट फिक्सचर जो है वो इंटर से भी होने लगा इसका, यूरोपा का। नहीं, इनका इनका नेक्स्ट फिक्सचर है या सेविया या वुल्स का जो मैच है, जो उसका आज विनर होगा उससे। तो आप ला लीगा एक्सपर्ट हैं, मुझे एक तो ये बताओ, आपको पता है इसका जवाब क्या है, ये सेविया को यूरोपा में क्या हो जाता है? आज भी मेरे लिहाज से फेवरेट्स हैं, वुल्स को हरा के यूनाइटेड से इनका मैच हो सकता है सेमीफाइनल आ, में। इसकी रीजन सिंपल सी है। देखें, जो ला लीगा की फुटबॉल है, सिटी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा कोलैप्स समझा जा रहा है। और इतना बड़ा, हालांकि हालांकि बहुत बड़ा कोलैप्स कहा जा रहा है। आपके सामने है, सिर्फ 2 गोल का डिफरेंस है, 4-2 से मैड्रिड बाहर निकली है। फुटबॉल की क्वालिटी की अगर आप बात करें तो ला लीगा जैसी फुटबॉल दुनिया में क्यों नहीं खेली जाती। ला लीगा की जो टीम्स है उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो कंट्रोल करते हैं बॉल को। वो कंट्रोल जब करना आप सीख जाओगे किसी बड़े कंपटीशन में, तो यार फिर आपका अपोनेंट फ्रस्ट्रेट होके फाउल देगा, गोल भी देगा आपको बाद में, टाइम के पास होने के बाद थोड़ा सा। तो वोल्स के पास वो टेक्टिकल अप्रोच नहीं है। और फिर लेपर्टागी जैसा कोच जब आपकी टीम के अंदर आपके पास हो, तो उसे पता है, जो जो स्पेन को मैनेज कर चुका है, खुद मैड्रिड को भी मैनेज कर चुका है। और मैड्रिड के लिए वो बहुत बड़ी, कोई यूं समझ लें कि उसका कोई फेलियर नहीं था। मैड्रिड के लिए भी एक बहुत आला कोच था वो मेरे ख्याल से। सिर्फ उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वही उसके पास प्लान बी और सी वाला सीन नहीं था, वरना उसकी जो ऑर्गेनाइज पासिंग थी, जो कंट्रोल था मिडफील्ड में, बहुत ब्यूटीफुल था। खासतौर पे उसकी पासिंग स्टाइल के साथ फिर क्रूज जैसे प्लेयर, और फिर साथ में क्रूज और मॉडरेट जैसे प्लेयर आपके पास, तो मजा आता है देखने में। तो इस लिहाज से ला लीगा की फुटबॉल जो है वो लोपेटेगी को आती है। उसको पता है कि मैंने गेम को डोमिनेट कैसे करना है। अब गेम में बहुत सारे पेनल्टी और कई मरतबा बाहर से शूट करते हैं, मतलब एक रैंडम सी शूट होती है, लेकिन हैंडबॉल हो जाता है तो आपको पेनल्टी मिल जाती है। तो ये बहुत सारे लक के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आपको याद होगा पीएसजी और यूनाइटेड का फिक्सचर था यूरोपियन लीग में, और एक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके पेनल्टी मिल गई इनको। सिर्फ वो एक जंप कर रहा था, आई थिंक
उस डिफेंडर का नाम वो ज़हन में नहीं आ रहा पीएसजी का। किम्बाप्पे हाँ, किम्बाप्पे था तो ना। उसको, हाँ हाँ थी उसी का था, तो हैंडबॉल हो गई तो मिल गया। इसी तरह से यूरोपा लीग में अगर सविया बाहर जाएंगे तो उस तरह किसी एक्सीडेंट से बाहर जाएंगे मेरे ख्याल से, वरना उनके किसी प्लेयर में ऐसा सीन नहीं है कि मतलब उनको को प्रॉपर वो छोटी शॉर्ट पासिंग होगी और जनाब कंट्रोल होगा और बड़ी प्यारी किस्म की थ्रू बॉल्स होंगी, और नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। टैक्टिकली सविया बेहतर होंगे और हमेशा रहे यूरोपा लीग में, सही क्योंकि सविया अगर मार खाती है ला लीगा में, उसकी रीजन वाहिद ये है कि मैड्रिड एंड बारसा आर टू गुड, दे आर गुड, बट मैड्रिड एंड बारसा आर टू गुड टैक्टिकली भी सही और फिर प्लेयर्स की क्वालिटी वाइज भी, जबकि यूरोपा लीग में उनको वो चैलेंज नजर नहीं आता। तो मेरे ख्याल में सविया, मेरे ख्याल में इस साल भी सीजन कंटेंडर है, इस साल वो टाइटल कंटेंडर है मेरे ख्याल से। बाकी सही। यूनाइटेड का ये है अहमद, कि देखें, जी 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 जी, बोले बोले बोले, बोलिए। मैं कंटिन्यू करें, सॉरी। बाकी यूनाइटेड का सीन ये है कि देखें, उनको मैंने शायद उन वाहिद टीमों में से जिनको मैंने थोड़ा सा फॉलो किया इस साल, खासतौर पे जब पोस्ट लॉकडाउन मैंने उनका शायद कोई भी मैच मिस नहीं किया उनका। उनका असल में यह है कि जब से पोग्बा और ब्रूनो फर्नांडिस वापस आए हैं उनके पास, मतलब कि दोनों एक साथ जब पेयरिंग उनकी हमें नजर आ रही है, तो उनके पास एक अच्छा फैक्टर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि वो वेस्ट नहीं कर रहे ज्यादा, उनकी प्रोडक्टिव फुटबॉल है, यानी कि आपको बहुत फॉरवर्ड बॉल्स जाती हुई नजर आ रही हैं। और फिर जो मार्कस रैशफोर्ड जो आपको हालांकि मुझे नजर, रैशफोर्ड सॉरी क्या नाम है उसका, मार्शियल मार्टियल जो उनका नंबर 9 है, तो वो इतना मार्शियल। प्रोडक्टिव नहीं था, वो भी आपको एक डिफरेंट अंदाज में खेलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी रीजन यही है कि अब वो उसी फुटबॉल को खेलना जो है, खेल रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जो कि कभी यूनाइटेड की आइडेंटिटी रहा है हमेशा। सिर्फ मसला सही। उनके साथ क्या है, सिर्फ उनको 2-3 अच्छे प्लेयर चाहिए, जिस तरह भी सैंचो का आना इधर बन रहा था, उसके बावजूद भी बहुत आला टीम है। और अगर इंटर के साथ उनका मैच पड़ता आगे, तो मेरे ख्याल से वो पोटेंशियली जीत सकते हैं। वो बुरी टीम नहीं है इस टाइम यूनाइटेड को देखा जाए तो। सही। अहमद, आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे फैजान है, ला लीगा फैन है खुद। अहमद ओकैम्पोस, यू नो हिम, आई थिंक पहले मार्सेई में था, अर्जेंटाइन विंगर है, जी। सेविया में इसने अच्छा खेला है। तो यू थिंक लूक डी योंग हो गया, ओकैम्पोस हो गया, ये लोग वुल्स को, अडामा और वुल्स को रोक लेंगे? देखिए वही बात है कि आई थिंक उन्होंने सेविया का जो प्रीवियस मैच था उन्होंने रोमा को बिल्कुल बहुत ज्यादा था, बहुत बहुत बुरी तरह हराया था। ओकैम्पोस बहुत अच्छा खेले थे। उसके बाद लूक डे जॉन्ग का इतना अच्छी गेम नहीं थी। मुनीर अल हद्दादी भी हैं जो हमारे फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर हैं। मुनीर अल हद्दादी विंग पे थे और लूक डे जॉन्ग और ओकैम्पोस बहुत अच्छा खेले थे। उसके अलावा एवर बनेगा जो इनके जो वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे जो मिडफील्डर है, जो आपको वही बात है, एक बहुत अच्छे पासेस और वो होल्ड अप प्ले उनका बहुत अच्छा है। फिर उनके बाद ये कि जो आपके वो है सर्जियो रेगियोन जिन्होंने गोल भी मारा था रोमा को, जो जिनके अब चेल्सी और आई थिंक एक दो और क्लब उनके पीछे पड़ गए हैं। तो वो बात है, वो ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अकुंडे जो है उनके जो है वो भी बहुत अच्छी है। ये कि सिविया वाकई वही बात है कि सिविया के जो होल्ड अप प्ले है, जो एक इनकी टिकी टाका या पोजीशन प्ले है, वो यूएफा ये यूसीएल में बहुत अच्छी है। और वही बात है, बुल्स इवन दो बहुत अच्छी जा रही है, मगर वही बात है कि सिविया का जो वो चीज है ना कि एक्सपीरियंस जो है कि वो 3 दफा ये चीज जीत चुके हैं। तो वो आई थिंक दे आर फेवरेट्स टुनाइट। मगर ये वही वही बात है कि मेहर ने सही बात की है कि बुल्स अगर जीतेंगे तो वो इस तरह ही जीतेंगे क्योंकि वही जीतेंगे कि यहाँ तो सेविया ने बहुत ज्यादा कोई गलती की है या कोई बहुत ज्यादा मसले मसाइल हुए हैं जिसकी वजह, वरना सेविया आर फेवरेट्स। और यही है कि आई कुड सी इंटर वर्सेस सेविया इन द फाइनल। ओके, वेल होपफुली, एंड ये है कि डोंट फॉरगेट जेसूस नवास, फॉर्मर सिटी ये एंड जो उनके उनके सेविया होम कैप्टन बॉय। है ये। आई जी थिंक वो राइट बैक भी खेल लेते हैं, मिड से काफी वो खेल रहे हैं, वो होम से राइट बैक आ ही गए खेल वो। रहे हैं। अच्छा, राइट बैक ही खेल रहे हैं यार, मैं फॉलो ही नहीं कर रहा आजकल ना, बस हालात कुछ जॉब की वजह से ऐसे होते हैं। जी फैजान, थैंक यू। टोटल 5 टाइम्स, 3 टाइम्स आई थिंक इन दिस डेकेड, 2 बार पहले जीते थे। तो हम्म, अच्छा, तो अहमद वेरी वेरी ब्रीफली, मेहर का भी हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शाख्तार बाजिल, मैं शाख्तार ही बोलूंगा आंख बंद करके, क्या बोलोगे? देख देखिए शाख्तार बहुत इन फॉर्म है क्योंकि लास्ट टाइम उनके ओपोनेंट्स जो थे उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह, उनके जो पास ब्राजीलियन टाइसन है, मार्सेलो है जो अभी ब्राजीलियन यूक्रेनियन बन चुके जी हैं। जी। आई थिंक वही बात है कि बाजिल बाजिल का इशू ये है कि वो टीम तो अच्छी है मगर वही बात है उनके पास मेन प्लेयर्स नहीं है। तो वही बात है, शाख्तार के पास अटैकिंग थ्रेट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वही बात है, आई थिंक शाख्तार इजीली आगे जा सकते हैं इस मैच में। आई थिंक इससे ज्यादा एनालिसिस और नहीं हो सकती। सही।
अच्छा, वेरी क्विकली बिफोर यू फिनिश, ट्रांसफर मार्केट में क्या एक्टिविटी चली महर? कोई लिंक है ला लीगा में बार्सिलोना से? कोई रूमर आ रही है? फिलहाल तो कोई नहीं, बस एक छोटा सा मतलब चल रहा था अभी एक इशू के आया कि हमारे पास डिफेंस कैसा है, और फिर बारसा का मुझे बहुत अच्छा रुझान जो लग रहा है वो ये है कि अब ला मसीयस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और अब एक मुझे बहुत अरसा के बाद कोई ऐसी ट्रांसफर विंडो नजर आ रही है कि मैं बहुत ज्यादा नाम जो है लीक नजर आते होते हुए नजर नहीं आ रहे बारसा से। सिर्फ एक नाम ही है, वो एरिक गार्सिया है मेरे ख्याल से, सिटी वाले, और वो भी ला मसीयन है हमारे। तो बारसा विल ऑफर आई थिंक 10 या 15 मिलियन से ऊपर ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट लॉकडाउन हमारी जो बारसा का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। फिर अब ये कि बारसा जो अफोर्ड कर सकती है मैक्सिमम वही प्राइस है आई थिंक। तो बारसा विल गो फॉर सही। 10 या 15 मिलियन, जो कि हमें ऑलरेडी आर्दर की जो हमारी सेल हुई है वहां से जो प्रॉफिट है। लेकिन अगर इससे ज्यादा डिमांड होती है तो बारसा विल पे। मेरे ख्याल में कोई ऐसा सीन नहीं है कि बारसा कोई नया प्लेयर खरीदे। बारसा की फिलहाल कोई भी अगर देखें जो रूमर्स आई हैं बारसा के हवाले से, तो वो बिल्कुल मतलब स्लाइड सी नहीं, जैसे टर स्टेगन को अब कह रहे हैं कि चेल्सी खरीदना चाह रही है, मतलब देयर इज नो वे इट्स हैपनिंग, क्योंकि वो एक हैप्पी है उस क्लब के अंदर और उसे नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। फिर यू नो बारसा इज बारसा, अब बड़े क्लब के लिए खेल रहे हो तो अब क्यों डाउनग्रेड करोगे खुद को? तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी खास रूमर नहीं, अलबत्ता डिपेंड्स अपॉन दिस सीजन। अगर इस सीजन में हम चैंपियन लीग नहीं लेते, कुछ उस तरह का दोबारा ह्यूमिलेशन वाला सीन होता है दोबारा बैंक के खिलाफ, तो मेसी का मुझे लग रहा था इस बार, क्योंकि इस हमें जो इस बार देखिए हर बार तो सुनने को मिलता है मेसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है और ये हो रहा है तो वो हो रहा है, मसला वो नहीं है। मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी है जहां मतलब मैं वर्क करता हूँ, ला सिनेरा का हमारा पेज है, तो उसके ऊपर हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके खुद स्पेनिश जर्नलिस्ट के साथ बहुत सारे उनके जो है रवाबित, तो वहाँ उनके जानने वाले मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि मेसी को इंटरनली भी बहुत सारे लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं, और बहुत सारा जो रसल था सेंड्रो आई थिंक क्या नाम है उसका यार, जो भी जेल में, उसके बाद अभी हमारा बॉटम में इनके क्लब के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि पर्सनली मेसी को पसंद नहीं करते। और मेसी काफी ऐसा है, सिर्फ ये नहीं कि पिच के ऊपर से प्रेशर जो है बर्दाश्त कर रहा है, उसके अलावा भी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अब नॉर्मली आवाम के सामने नहीं लेके आई जा सकती। मेसी इनसे फेड अप है ऑलरेडी। तो अगर अच्छे इलेक्शंस नहीं होते, शावी नहीं आता, कुछ ऐसा नहीं होता, तो मेसी का खतरा है। और मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी वही बात है कि 30% चांस है, 70% चांस फिर वही है कि पैसे रहेगा। और बाकी एरिक गार्सिया के अलावा आई थिंक कोई ऐसा सीन नहीं कोई प्लेयर बारसा में आया। अच्छा, ये फैजान ने अहमद और महर आप दोनों से बार्सिलोना को फॉलो करते हैं, ये कुछ प्लेयर्स के नाम लिखे हैं, दे विल कम बैक। पेड्री का नाम सुना है, जी ट्रिंकाओ, इनका नाम सुना है। क्या लगता है अहमद, डू यू थिंक इनको लाना चाहिए? ट्रांसफर नहीं हो रहे, अपने ला मसीहा वालों पे ही रिलाई करें? देखिए वही बात है कि बार्सिलोना की जो सक्सेस यही है कि उन्होंने जो ला मसिया के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया कि आपके बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर वहां से आए, आपके जावी आए हैं, आपके बुस्केट्स आए हैं, फिर आपके इनिएस्टा वहां से आए हैं। तो बेसिकली यही है कि अब ला मसिया के प्लेयरों पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही बात है कि रिकी पुइग है, फिर आपने देखे मोन्चू जो कैप्टन है बारसा बी के, वो उनको नेपोली के अगेंस्ट कुछ थोड़ा टाइम मिला था। मिनट्स यही है कार्लोस अलेना है जो रोमा में खेल चुके, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। वो बात है, वो एक अच्छी डायमेंशन देगी। पेड्री है और सही बार ट्रिंकाओ भी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा रूमर आती थी कि कुछ क्लब ने उनको 50 मिलियन का खरीदने का बोला है। तो ये है कि आप ये यूटिलाइज करें, ये सारे आपके पास टैलेंट पूल है। फिर कोई बात एरिक गार्सिया आ सकते हैं, क्योंकि पिके आपके 34 साल के हो रहे हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट का चाहिए। क्योंकि वही बात है कि लॉन्गले के अलावा आपके पास फिर उमटीटी रह जाती है। उमटीटी का मसला ये है कि वो अच्छे डिफेंडर है मगर वो इंजरी प्रोन बहुत है। वही बात है कि आपको एरिक गार्सिया लाएं, आप लामसिया के इन प्लेयरों को लाएं, क्योंकि वही बात है कि ये बारसा का, वही बात है कि वो बारसा उनको पता है कि कैसे खेलना है। और आई थिंक यही बात है कि ट्रांसफर मार्केट में बेहतर यही है कि आप इन प्लेयरों को इम्प्लीमेंट करें और एजिंग प्लेयरों को आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू करें, जो एल्बा हो गए या आपके ये हो गया, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आप इन फ्रेश टैलेंट को लेके आए, ताकि वो आपको बार्सिलोना को एक फिर से एक पावर हाउस बनाए। इसमें मैं छोटी सी एक बात करना चाहूंगा कि बारसा के पास टेक्निकली जो प्लेयर्स मौजूद हैं, बारसा के प्लेयर्स कभी भी ये नहीं था कि आप उसकी बॉडी का साइज देख के डिसाइड करें। बारसा को हमेशा टेक्निकल प्लेयर्स चाहिए। तो उस हवाले से हमारे पास जब भी सेंटर बैक देखने पीके है तो बहुत अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है। उसके बाद फिर अब अगर मैं टेक्निकल हवाले से बात करूं तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी मिस्टेक करेगा बारसा बोर्ड अगर इसको सेल करता है, क्या नाम है उसका, टोडिबो, डिफरेंस प्लेयर। तो हमारे पास ये मौजूद है। उसके बाद फिर अभी जो मोरिबा जो है, ये लड़का वापस आ चुका है। मैंने अभी खुद उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं। पेड्री है और उसके अलावा वो जो ट्रेंकाओ है,
और उसके अलावा अभी एक रॉ टैलेंट बारसा ने साइन किया, बारसा भी फिलहाल खेलेगा चूंकि ब्राजीलियन है, तो इनका पता नहीं होता, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि टैलेंट के बावजूद भी इनके बाहर के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो एक नाम है मेरे ख्याल में गुस्तावो के नाम से, माओ, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा, गुस्तावो है उसके नाम में। तो वो है, हमारे पास बहुत सारे यंग प्रोस्पेक्ट्स भी आए हैं बारसा में। तो उनके आने के बाद आई थिंक वैसे भी हमारे पास अब ये रूम भी नहीं बचा कि हम किसी और को मजीद लेके आके उसको और कंजेस्टेड करें। हाँ, अगर हो सकता है कोई एक या दो ऐसे वर्ल्ड क्लास नाम आ जाए जो कभी भी गेम चेंजर हमारे लिए बन सकते हैं, जैसे भी सुनने में आ रहा है कि मेरे अभी जहन में है वो है उसके बारे में, मैनचेस्टर सिटी के वो जो प्लेयर हैं, क्या नाम उसका यार, वो पोर्टुगीज है, बेर्नार्डो सिल्वा। कौन? तो बेर्नार्डो सिल्वा के बारे सिल्वा, में हाँ। हमें थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है कि हाँ बारसा इंटरेस्टेड है उसके अंदर। लेकिन कंसीडरिंग द नंबर ऑफ प्लेयर्स वी हैव राइट नाउ, और फिर उसके बाद जो यंग प्लेयर्स बारसा में आ रहे हैं, मैंने ट्रेंकाओ को, जो कि जाहिर बात है जिस प्लेयर को बारसा से वो लिंक करेंगे तो जाहिर बात है उसको हम फॉलो करते हैं। तो टेक्निकली मैंने उनको नोटिस किया, बहुत ही आला प्लेयर है, यानी कि वो टेक्निकल एबिलिटी उस बंदे में है जो बारसा को चाहिए, चाहे वो ट्रेंकाओ है, चाहे वो पेद्री है। और फिर उसके बाद आपके सामने हमने बहुत सारे टैलेंट्स आया भी किए हैं, आपके सामने एक बड़ी एग्जांपल जो है वो ग्रिमाल्डो है, फिर उसके बाद कुकरे है, और हमारे मतलब उठा के देख लें एक लिस्ट है प्लेयर्स की जिनको हमने उठा के बाहर फेंका। उसमें सबसे बड़ी बात आप ये देख लेंगे, अभी जो वोल्स के लिए खेल रहे हैं, क्या नाम है उनका, वो अडामा ट्रेओरे। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो बारसा के अंदर ऑलरेडी बारसा मिस्टेक कर चुकी है, लेकिन सिटियन की और जो मौजूदा बारसा के जो हमारा प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है, उनका जो प्लान नजर आ रहा है मुझे, अच्छी खुशाइन बात है वो ये है कि रिलाय कर रहे हैं जिस बंदे को ये समझ रहे थे कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक स्पेनिश जर्नलिस्ट का एक एनालिसिस पढ़ा था, वो कह रहे थे कि रिकी पूज जो है, इनको जो तो मतलब ये अभी कुछ बारसा के लिए कुछ अर्सा खेलेंगे, लेकिन इनकी फिजिकलिटी को देखते हुए लग रहा है कि शायद अगले लीग मैचेस में इनको लोग धक्के मार के गिराएंगे और ये कुछ अर्सा बाद लोन कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बारसा के प्लेयर्स को जरूरी नहीं कि वो बॉडी चाहिए और फिजिकलिटी चाहिए नहीं चाहिए, सिर्फ आपको टेक्निकली उस लिहाज से अडेप्ट होना चाहिए कि आप बारसा के प्लेइंग स्टाइल पे इम्प्लीमेंट कर सको, बात खत्म। और वो आपको नजर आया कि रिकी पूज ने किस तरह से मतलब सख्त से सख्त प्रेस को बाईपास किया। तो इसलिए एक अच्छी बात है। एक ग्रासिया एक और नाम मैंने कुछ देर बेर्नार्डो सिल्वा लिया, और ये भी सिर्फ सुनने की हद तक है, बाकी सीरियसली कोई लिंक ना होना हमारे साथ एक बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैड्रिड ने भी को प्लेयर साइन किए बगैर चैंपियन लीग उठाई है। सिर्फ रीजन क्या थी, एक प्रॉपर प्लान। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है बारसा के लिए। जी जी। आई थिंक मोशन स्टक तो नहीं होगा। हेलो, आवाज आ रही? आई थिंक हेलो, मोशन को क्या है, नेट स्टक तो नहीं हो गया? पॉसिबल है मेरे ख्याल से। एक मिनट में मैसेज करता हूँ। मैसेज कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उनका। हाँ, नो वरीज। वैसे अहमद भाई आप इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में अभी। चलें, आप मेरी जो है वो क्या बोलते हैं उसे, समझ लें कि काफी बहादुरी है कि मैं पीटीसीएल के इंटरनेट पे रिलाय करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो नहीं, कोई अच्छी बात बात नहीं, है। सॉरी सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड देयर यार, ये आज नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई थिंक गाइस वी स्टिल हैव लॉट टू टॉक अबाउट, बट टाइम डज नॉट परमिट। तो अहमद, आई होप यू डोंट माइंड, आई नो हमें ट्रांसफर विंडो से और भी बातें करनी थी, but नो that is all वरीज। the time we have for today. So, Meher, thank you so much for taking out time from your busy schedule and coming. We hope to have you with us again. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Inshallah. Thank you बायन so much. बायन And बायन बोले अहमद, बारसा के बोले बाद बोले, आइए। बायन बारसा के बाद एक और एनालिसिस बनता है वैसे। जरूर जरूर। नहीं, इंशाल्लाह। असल में आज का थोड़ा सा यही था कि मेरे जहन में मैं एक तैयार नहीं था मेरे ख्याल से, और जो मैंने बोला रैंडमली बोला। कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट टाइम आपके पास इंशाल्लाह आऊं तो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से डिफरेंट तरीके से आऊं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ मेरे सामने कुछ लोग सुनने के लिए बैठे हों तो उनको कम से कम उनका टाइम की वैल्यू दी जाए। ये ना हो कि वो उनको लगे कि शायद एक टाइम उनका वेस्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माय बेस्ट। नहीं, नहीं यू नहीं हैड अ नहीं, वेरी काफी वंडरफुल काफी इनसाइट्स। इंसाइटफुल था, काफी इंसाइटफुल था। जी अच्छा जी। हुआ आप आगे, लोग हमारी शक्लें देख के बोर हो गए होंगे, दो लोग ही आते हैं, तीन चार दूसरे हमारे टीम वाले आते हैं। आज न्यू फेस आया था, एंड वी होप फुटबॉल इत्तेहाद वाले भी खुश होंगे और इनकरेज होंगे कि उनका एक जाना पहचाना फिगर शो पे आया। तो आई होप वो भी उनको भी आप कन्विंस करें, लाएं शो में, वी कैन हैव अ नहीं, पैनल इंशाल्लाह और एक मैं अच्छी वाली जरूर जी। जी जी, डिबेट भी हो जाए बिल्कुल। वहां पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके। जी जी, मेहर बोलें, कंटिन्यू, कुछ कह नहीं, रहे कुछ थे नहीं, आप? बस वही मैं कहने लगा था कि इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि
हमारे फुटबॉल इत्तेहाद से और भी मेंबर्स को यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ ऑडियंस जो है हमारे कुछ ब्रॉड होने चाहिए, और क्योंकि हम नॉर्मली जो रफ लाइव जाते हैं हम ग्रुप के अंदर, उससे जो है ये बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। और फिर स्पेशली जो आपके सेगमेंट्स है माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपका सेटअप के लाइक आपके जो क्वेश्चंस करने का जो अंदाज है, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है फिर उस पर बात होती है फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है, तो मुझे बहुत मजा आया ऑनेस्टली, क्योंकि प्रीवियसली मैं जितनी जगह भी लाइव गया हूँ तो बहुत रफ सा सीन होता है, लेकिन बहुत बहुत मजा आया। और मैं थोड़ा सा एक रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने आज प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की थी इसकी, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से किया आपके साथ। नहीं नहीं, और जी जी नहीं, that was good. Okay, टेंशन न ले हम, it was quite insightful, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई थिंक एक कोई बहुत बात अच्छा रैंडम एनालिसिस और के बाद होंगे। थैंक यू फैजान लियाकत भाई, आपका सही है। आपकी ओके अप्रिसिएशन गाइस, के लिए। ओके हैविंग अ लॉट ऑफ having a lot of internet issues. I think end करने से पहले कोई मसला ना हो जाए. So चलें, sorry for this, ओके, guys. अस्सलाम Okay, वालेकुम, अस्सलाम Ahmed, वालेकुम, thank you. Walaikum Okay, salam. thank you, no worries. Ahmed, thank you so much. Meher, thank you so much. Mr. Faizan, thank you so much. Okay, guys, take care. Have a Goodbye. nice day. Do subscribe, like, and share the video. Like the channel. Goodbye. Allah Hafiz. Good. Allah Hafiz.